Good evening, good evening, good evening. Very, very good evening, everyone. Krishna, Daulat, Sunita, Royal, Durga, Namo, Gaurav, Prachi, Sony, Neha, Angad, everyone. Very, very good evening, भाई. वालेकुम अस्सलाम, राम राम सभी को एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए. मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है? अगर शुरुआत करें आज की क्लास की, एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे सभी. चलिए भाई, तो एक्चुअली बिहार करंट अफेयर्स हम लोग कर चुके हैं. और याद रखना भाई, बिहार करंट अफेयर्स करने के बाद आज की क्लास में हम लोग बिहार जीके करने वाले हैं. सर, बिहार करंट अफेयर की क्लास आपके बैचेस में और यूट्यूब पर मैंने कराई थी, बिल्कुल याद रखना. और साथ में अब आपको मैं बिहार जीके कराने वाला हूं 150 क्वेश्चन के लिए. क्या आप तैयार है? बिल्कुल. चलिए भाई, जल्दी से कमेंट करिए. यस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. और जितना पढ़ाई पर ध्यान देंगे भाई, उतना बेहतर होगा. इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में और कैरियर विल ऐप के बैचेस में अवेलेबल होगी. हर एक क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उस पर रिलेटेड क्वेश्चन को भी आंसर कर सके जल्दी से. और बाबुल, बिल्कुल हम बात कर चुके हैं भाई उस पर. देखो आप, कल क्लास हुई थी भाई, उससे रिलेटेड मैं बता चुका हूं आपको. जितना जरूरी था वो सारा कर चुके हैं क्लास में. और उसके अलावा भी डाउट क्लास बाकी है. लेकिन पहले सवाल का आंसर आप मुझे करेंगे जल्दी से. नोट नहीं करना कुछ भी, सिर्फ आंसर करना है आपको. ये सब कुछ हमने करा हुआ है भाई. एक साल का करंट अफेयर इंडिया का भी होगा अब जल्दी से. इसके बाद वही आएगा. ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइए मुझे. ब्रह्मजोनी या ब्रह्मयोनी हिल कहा जाता है, ये कहां पर होगा? बिल्कुल कह सकते हैं. बिहार कांस्टेबल, टीचिंग, बीपीएससी, किसी के लिए भी बिहार जीके की क्लास. लेकिन सवाल का जवाब देने से पहले आपको याद करना है. देखो यहां पर कि सर, अगर हम ब्रह्मजुनी हिल की बात करें तो ये भी गया में आती है. रामशिला हिल है वो भी गया में आती है. प्रेतशिला हिल है वो भी गया में होगी. प्राग बोधि या दुंगेश्वरी हिल जो है वो भी गया में होगी. और गुरपा या गुरु पकड़, यहाँ पर ये आर होगा गुरु पकड़ के नाम से, गुरु पद का हिल जो होगी तो ये भी गया में. यानी बिहार में जितनी भी मुख्यतः हिल है वो सारी की सारी गया में होंगी. इसके अलावा कहीं पर नहीं होगा. तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा सर हमारे पास. याद रखना है कि इसके अलावा अगर कोई भी हिल पूछी जाए बिहार की तो उसका राइट आंसर जो होगा वो गया में होगा. तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गया. चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे भाई जल्दी से और मुझे बताएंगे. निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में आकर मिल जाती है? चलिए भाई, देखो गंगा में बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं क्योंकि गंगा इस राज्य की सबसे लंबी नदी भी है एक्चुअल में. और बिहार के 12 जिलों को कवर करते हुए गुजरती है. बिहार के अंदर याद रखना 7 प्रमंडलों को कवर करती है. और सबसे लंबी नदी पटना में बहती है ये. उसके बाद बाकी जगहों पर इसका नंबर आता है. लेकिन फतुहा के पास, और फतुहा कहाँ पड़ेगा सर? तो पहले ये पता होना चाहिए मेरे दोस्त. फतुहा पटना के पास आता है और पटना के पास इसमें आकर एक रिवर मिलती है जिसका नाम है पुनपुन रिवर. कौन सी नदी आकर मिलती है? पुनपुन रिवर आकर इसमें मिल जाती है भाई. चलिए अगला. बिहार राज्य में गंगा के किनारे इससे जिलों की संख्या कितनी है, यानी कितने जिलों से होकर ये राज्य से गुजरती है राज्य के अंदर? तो याद रखना, तो गंगा रिवर जो गुजरती है यहां से सर वो 12 जिलों से होकर 38 में से 12 जिले. और ये भी याद रखिए कि सर लगभग याद रखना है, ये उत्तरी और दक्षिणी बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित भी कर देती है 12 जिलों से होकर. बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, यानी सबसे ज्यादा लंबी बहती है? और इस जिले को कवर अप करते हुए मैंने आपको बताया है यहां पर कि सबसे ज्यादा लंबी गंगा नदी जो है वो पटना जिले में बहती है. ये आपको याद रखना है भाई. बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. बार बार इस लेवल पर जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें पूछा जाता है. और बिहार में जो बहने वाली नदियां हैं, अगर हम उन सभी नदियों को देखेंगे यहां पर, तो ये नदी जो बहती है बिहार में, जो लगभग बिहार में 260 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है. अगर हम देखेंगे कि सर ये जो कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट से आती है और बाद में कटिहार में जाकर गंगा में मिल जाती है. सर ये कहां से आती है और कहां जाती है? तो ये सुपौल जिले से एंटर करती है, सुपौल जिले से बिहार में प्रवेश करती है. और मेरे भाई याद रखना, फिर बाद में ये कटिहार में जाकर गंगा में मिल जाती है. बाद में गंगा में इसका विलय हो जाता है, गंगा में इसका मर्जर हो जाता है कटिहार में जाकर. और ये लगभग 260 किलोमीटर लंबी रिवर बहती है बिहार के अंदर, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है. सर ये
कोसी रिवर होने वाली। इसका राइट आंसर सी होगा, कोसी रिवर होगा। ये याद रखना कहां से आकर कहां मिल जाती है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है, आपको बताना है। अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील या कामा झील। देखो याद रखना है कि सर हमारा काम सिर्फ ये जानने का नहीं है कि इसमें से एक झील जो आती है हमारे पास यानी अनुपम झील ये बिहार में आती है, बल्कि हमारी जरूरत ये है कि अगर मान लीजिए कि एग्जाम में सवाल झीलों पर आ जाए सर, तो मुझे सारी झीलें पता है क्या। देखो जरा ध्यान से, तो देखो अनुपम लेक कहां पर है, आप कहोगे सर कैमूर जिले में है बिहार के। कंवर लेक कहां पर है, बेगूसराय जिले में है बिहार में। गोगा या गोगाबिल लेक कहां पर है, कटिहार जिले में है। सिमरी लेक सहरसा जिले में है। जगतपुर लेक भी बिहार के अंदर भागलपुर में है। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में आती है। खड़गपुर झील मुंगेर जिले में आती है। और मुच्छालिंडा झील जो है वो गया में आती है। घोरा कटोरा झील नालंदा राजगीर में पड़ती है। मोती झील मोतिहारी ईस्ट चंपारण में है। देखो मुख्यतः सवाल करने का मतलब यही है कि हम उस सवाल का जवाब दें और सवाल का जवाब देने के बाद बाकी चीजों को जाने हम यहाँ पर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सर यहाँ पर जिस झील के बारे में बात की जा रही है वो अनुपम झील है जो बिहार के कैमूर जिले में पड़ती है भाई। बात क्लियर होगी यहां तक। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारे पास। कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित, आपको बताना है। बिहार का सबसे पूर्वी क्षेत्र में भाग जो बना हुआ है वो कौन सा होगा। लेकिन आप जानते हैं कि सर अगर हम सबसे पूर्वी पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा कि सबसे पूर्व में जो होगा वो तो किशनगंज होगा। सबसे पूर्वी जो होगा वो किशनगंज होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि सबसे पूर्वी के बाद पश्चिमी कौन सा होगा, पश्चिम की साइड में अगर आप देखोगे कि सबसे वेस्ट वाली साइड में जो होगा सर वो कैमूर जिला होगा, यहां पर कैमूर होगा। अगर मैं पूछूं सबसे उत्तरी कौन सा होगा, आप कहोगे सर बिहार में सबसे ऊपर की साइड जो मिलेगा वो वेस्ट चंपारण मिलेगा। और सबसे दक्षिणी कौन सा होगा तो वो गया होगा। तो आपने कहा सर ये दक्षिण में जो गया होगा, उत्तर में जो होगा वो वेस्ट चंपारण पश्चिमी चंपारण होगा। लेकिन ऑप्शन ऐसा है कि अब आंसर क्या करें, क्वेश्चन तो एग्जामिनर ने पूछा ही है पिछले कुछ एग्जाम के अंदर। तो सबसे पूर्वी भाग क्या माना जाएगा बताओ। तो आप कहोगे सर भागलपुर, पटना, कटिहार या पूर्णिया। तो जवाब याद रखना सर ऐसे केस में हम कटिहार को मान लेंगे क्योंकि किशनगंज के बाद जो है वो कटिहार माना जाएगा। किशनगंज के बाद जो होगा वो कटिहार को माना जाएगा क्योंकि ये दोनों वहीं पर आते हैं सर। किशनगंज कटिहार जो होगा ये एक तरफ में होंगे और ये अपना बॉर्डर बनाते हैं बंगाल के साथ, याद रखना। ठीक है, चलिए भाई क्लियर रहेगा यहां पर सही आंसर क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन आते हैं, यानी बिहार का कितना प्रतिशत एरिया वनों से घिरा हुआ एरिया है। यानी बिहार के कितने प्रतिशत एरिया में पेड़ पौधे फॉरेस्ट एरिया कवर होता है। चलिए भाई बताइए मुझे। तो बिहार में जो फॉरेस्ट एरिया कवर होता है वो लगभग कितना होता है। देखो मैं आपको बताऊं कि इस सवाल का जो जवाब है एक्चुअली थोड़ा पुराने टाइप के हिसाब से है क्योंकि पहले सवाल पूछा गया एग्जाम में, पर हमें इसको यहां पर करेक्ट कर लेना जरूरी है सर। यहां पर मैं आंसर कर देता हूं कि लगभग 7.9% या 7.91%, या मैंने जो बताया क्लास में कि आप कह सकते हो कि सर बिहार के लगभग 8% एरिया जो है वहां पर फॉरेस्ट कवर होता है 8% में, जो कि अगर एरिया वाइज निकाला जाएगा लगभग आप कहोगे सर एरिया वाइज जो है वो 7,380 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। इतने एरिया में ही बिहार के अंदर मात्र पेड़ पौधे हैं। लेकिन अगर मेरा सवाल होगा आपसे कि बिहार में सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए सबसे ज्यादा कहां पर होगा और सबसे कम कहां पर होगा, तो आप कहोगे सर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया होगा सर्वाधिक होगा वो कैमूर में होगा। कैमूर जिले में सबसे ज्यादा होगा और सबसे कम जो न्यूनतम होगा क्षेत्रफल के हिसाब से वो कहां पर होगा, जो सबसे छोटे एरियो में आता है सर, जहां की आबादी सबसे कम है वो है शेखपुरा। सबसे कम कहां पर होगा, शेखपुरा में, और सबसे ज्यादा कैमूर में होगा। ये पिछली बार का था 7.27 जब पूछा गया, अभी लगभग 7.91 यानी कि 8% के करीब एरिया में बिहार में वन एरिया आता है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर करेक्ट कर देंगे सवाल में। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है और ये कौन से नंबर पर आता है, याद रखना। तो बिहार राज्य की अगर मैं बात करूंगा तो देखो राज्यों की स्थिति में, राज्यों में अगर मैं बात करूंगा सिर्फ राज्यों में, तो बिहार जो है वो 12वां रैंक पर आता है। बिहार 12वां
सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की बात करें यहां पर, अगर इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो आप जानते हैं कि सर हमारा एक जो केंद्र शासित प्रदेश है वो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, और लद्दाख का क्षेत्रफल बिहार से भी बड़ा है, याद रखना। तो इस हिसाब से यहां पर जो नंबर हो जाएगा वो 13th हो जाएगा। यानी मुख्य तौर पर आप कहेंगे कि बिहार जो है वो देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, जबकि सिर्फ बात करें राज्यों में तो 12वां नंबर हो जाएगा। 12 और 13 दोनों याद करने के इसके अंदर, और यहां पर याद रखना है कि लगभग 94,163 स्क्वायर किलोमीटर के साथ बिहार जो है वो भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। 13वां सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में आता है? वाल्मीकि, राजगीर, भीमा बांध या गौतम बुद्ध? देखो सवाल में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने याद क्या करा है सर, इसका जवाब तो आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा, लेकिन उस 10 नंबर के बाद ये भी तो याद रखेंगे सर, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो वो गया में आती है, जो उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो वेस्ट चंपारण में आती है, भीमा बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर में आती है, राजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नवादा में है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर में होगी, कंवर झील बर्ड सेंचुरी जो होगी बेगूसराय में होगी, नागी डैम और नकटी डैम बर्ड सेंचुरी जमुई में होंगी, कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी दरभंगा में है, गोगा बिल बर्ड सेंचुरी कटिहार में है, बक्सर बर्ड सेंचुरी बक्सर में होगी, बरेला लेक बर्ड सेंचुरी वैशाली में होगी, पंत या राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नालंदा में होगी। देखो इसको आप पढ़ लेंगे जब ना तो फिर डाउट खत्म हो जाएगा आपका। तो सवाल में क्योंकि मुंगेर का पूछा गया है सर, और हमने यहाँ देखा है कि मुंगेर के हिसाब से जो राइट आंसर बनेगा दैट इज भीमा बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका हम राइट आंसर कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। और बाकी सब कहां पर होंगी, राजगीर वाली तो राजगीर में होगी, वाल्मीकि वाली तो वेस्ट चंपारण में होगी, और उसके अलावा आपने देखा गौतम बुद्ध के नाम से जो होगा वो गया में होगा। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बनाया गया? तो आप जानते हैं सन 2000 में बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया और बिहार के कितने एरिया को डिवाइड कर दिया गया और नया राज्य झारखंड जिसकी राजधानी रांची को बनाया गया। आप जानेंगे भाई यहां पर तो बिहार का लगभग 45.84, वैसे यहाँ 85 दे रखा है लेकिन हम यहाँ राइट आंसर कर देते हैं सर कि बिहार ये जो एरिया है हमारा ये कितना होगा, यहाँ पर 45.84% होना चाहिए, 84 होना चाहिए, 45.84% होना चाहिए एग्जैक्टली आंसर। तो इतना यहां पर दिया गया है बिहार के पास, जो कि अलग राज्य बनाया गया झारखंड। कौन सा कानून लाया गया था? बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 लाया गया था इसके लिए। चलिए मेरी बात समझना, झारखंड, चलिए मेरी बात समझो, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं झारखंड बनने के बाद? यानी बात कहानी क्या है सर, 2000 की कहानी है, जब झारखंड नया नया बना था तब कितने राज्य थे? चलिए भाई 8 जिले लगता है झारखंड से, बिल्कुल लगते हैं बिहार के 8 जिले झारखंड से, 8 जिले यूपी से, 7 जिले नेपाल से और 3 जिले बंगाल से लगते हैं सर। तो उस समय बिहार में 37 जिले रह गए थे 55 में से, 18 जिले मिल गए थे झारखंड को, और लेकिन उसके बाद फिर 38वां जिला बाद में आया सर, 38वां सन 2001 में बनाया गया अरवल, जो कि जहानाबाद से कट करके बनाया। उस समय 37 रह गए थे। नोट नहीं करना है भाई, याद रखना, ये सब कुछ आपको पीडीएफ में मैं अवेलेबल करा रहा हूं। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बिहार का, वो कहां पर होगा? चलिए भाई 84 को साइड में लिख देंगे, बिल्कुल 45.84%। चलिए भाई बिहार के किस जिले का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताइए मुझे सर। इस एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम और इस एकमात्र टाइगर रिजर्व का नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व भी है ये, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में आता है, वेस्ट चंपारण वाले जिले में आता है भाई। तो एक होगा वेस्ट चंपारण में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार का पहला या एकमात्र रामसर स्थल कहां पर है? बिहार का एकमात्र जो रामसर साइट आउट ऑफ 75, पूरे भारत में 75 रामसर स्थल है सर। आंसर आता जा रहा है लगातार, इतना याद कैसे रखेंगे? अब भाई प्रैक्टिस करने के बाद याद नहीं होगा मोना, तो फिर कैसे याद होगा भाई? तो याद तो रखना पड़ेगा सर। एकमात्र रामसर स्थल जो होगा ये कंवर झील है, और ये कंवर झील कहां पड़ती है याद रखना,
तो अभी अभी मैंने आपको बताया झीलों के कॉलम में कि कंवर झील भारत के बिहार के बेगूसराय जिले में आती है और यही एकमात्र रामसर स्थल है। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? बिहार की सीमा को टच करने वाले भारतीय राज्य, अभी अभी मैंने आपको बताया, झारखंड के साथ 8 जिले लगते हैं, याद है आपको। उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले लगते हैं। इसके अलावा नेपाल के साथ 7 जिले और वेस्ट बंगाल के साथ बिहार के 3 जिले लगते हैं। यानी बात राज्यों की हो रही है सर, तो इसलिए 3 जिले लगेंगे। लेकिन अगर बात राज्य और देश दोनों की होती तो फिर नेपाल जोड़कर 4 हो जाते हैं। राइट आंसर जो होगा वो 3 होगा इसके अंदर, क्योंकि नेपाल देश है, राज्य नहीं है। झारखंड, यूपी और बंगाल आते हैं। जुलाई 2018 तक या 2018 या 2023 में आ जाओ अगर, पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है, यानी कितने जिलों की सीमा बिहार के पटना से लगती है। और यहां पर जुलाई या 2018 छोड़ दो, 2022 तक या 2023 तक भी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। सर पटना के साथ कितने जिले अपनी सीमा साझा करते हैं, जो कि राज्य की राजधानी है, याद रखो 10। तो 10 जिले बिहार के ऐसे हैं जो पटना के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन सी नदियां बिहार में गंगा से नहीं मिलती? ओह, क्वेश्चन में गलती की है, गंगा से नहीं मिलती, याद रखना, नहीं मिलती है। इनमें कौन सी नदी है जो गंगा में जाकर उसका विलय मर्जर नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? देखो, सोन रिवर, मैंने अभी अभी आपको बताया, घाघरा रिवर है, दामोदर रिवर है और गंडक रिवर है। एक्चुअली गंडक जो रिवर है वो सहायक नदी है किसकी, आप जानते हो सर? ये जो गंडक रिवर है ये सहायक नदी है किसकी? गंगा की सहायक नदी है। तो इसका मतलब गंगा में जाके मिलती होगी। बूढ़ी गंडक जो है वो भी है यहाँ पर। इसके अलावा कोसी है, सोन रिवर है, पुनपुन रिवर है, ये सारी रिवर जाकर मिलती है। लेकिन दामोदर रिवर नहीं मिलती, क्योंकि दामोदर रिवर बिहार में बहती ही नहीं है सर। दामोदर रिवर जो है वो झारखंड और बंगाल में बहती है, इसका कनेक्शन ही नहीं है बिहार के साथ, तो दामोदर हो जाएगा। बिहार राज्य अवस्थित है कितने देशांतर लॉन्गिट्यूड के मध्य, बताना है आपको। एक्चुअल में आपने देखा होगा, ज्योग्राफी पढ़ते समय हम देखते हैं बार बार कि सर हमारे पास जो पूरा ग्लोब रहता है उसमें जो सीधी सीधी लाइन रहती है हमारी, वो लॉन्गिट्यूड है। और इस तरीके से जो लाइन रहती है हमारी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, वो लेटीट्यूड कहलाती है, याद रखना। और भारत जो है, याद रखो, वही वो 23 डिग्री जो हमारी कर्क रेखा है हमारी, वो गुजरती है भारत से। लेकिन इक्वेटर लाइन भारत से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको ये बताना है कि सर जो देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी हैं। तो एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो आपको याद रखना है सर कि भारत नॉर्थ में आता है। भाई हमारा जो भारत है वो किस में आता है, बताओ मुझे। सर इक्वेटर के अकॉर्डिंग तो हम नॉर्थ में चले जाते हैं, इक्वेटर के हिसाब से। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ओवरऑल, तो हम ईस्ट में आते हैं। तो हम अगर देखा जाए तो ईस्ट में क्या होगा सर, नॉर्थ में क्या होगा, तो लेटीट्यूड के हिसाब से 24 डिग्री 20 और आगे रहता है नॉर्थ से लेकर लगभग 27 डिग्री का 30 तक नॉर्थ में ही हम लोग। तो भारत जो है वो नॉर्थ में आता है। अगर बात किसकी हो जाती है, लैटिट्यूड की हो जाती है। अगर बात लॉन्गिट्यूड की हो जाती है, याद रखना, तो हम ईस्ट में आ जाते हैं सर। 83 19 से ईस्ट से लेकर 88 या 88 17 तक आप कहोगे ईस्ट में रहेंगे। अब यहां पर क्योंकि राइट आंसर जो दिया गया वो एग्जैक्टली फिगर में नहीं दिया गया, तो 84 ईस्ट से लेकर 88 ईस्ट तक जो आएगा वो बिहार आएगा। जबकि हमारा पूरा भारत के बारे में हम अलग से पढ़ते हैं कि भारत कितना ईस्ट में होगा ओवरऑल। तो याद रखना 83 और 88 के मिड में होगा लगभग, या 84 और 88 के मिड में होगा। बिहार के किस जिले में तेलहाल कुंड जलप्रपात बना हुआ, यानी वाटरफॉल बना है? तेलहाल कुंड वाटरफॉल बना हुआ है बिहार के किस जिले में, बताइए किस जिले में आता है सर? यहां पर बिल्कुल आएंगे भाई डी ऐसे केस में। सर डी होगा ऐसे केस में ना भाई, डी क्यों होगा, देखें जरा सर। डी इसमें से नहीं भाई, एग्जैक्टली नहीं होता, वो लगभग में जब कह रहा है, आपसे खुद कह रहा है क्वेश्चन में लगभग, तो फिर इसमें इनमें से कोई नहीं वाला सवाल नहीं बनता। देखो सवाल ये कि जो वाटरफॉल है बिहार में बहुत सारे, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने तेलहाल कुंड याद रखना है, बल्कि ये याद रखो सर यहाँ पर एक तेलहार कुंड है जो दुर्गावती रिवर पर कैमूर में आता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर कुछ गलत कर दिया इन्होंने, एक फुलवारिया रिवर पर भोजपुर में बना है, एक ओखरिन कुंड है जो गोपत रिवर पर रोहतास में बना है, देवदारी के नाम से बना हुआ याद रखना जो रोहतास में करमानसा रिवर पर बना है। ये जियार कुंड था, इन्होंने लगभग झारखंड कर दिया।
तो ये जीआर कुंड है मेरे भाई, जीआर कुंड। चलिए फाइल में ठीक कर देंगे इसे, जीआर कुंड है ये। तो अब आपको क्या याद करना सर, देवदारी जो करमानसा रिवर पर है, रकीम कुंड जो गएघाट रिवर पर है, तुतला भवानी जो कछोर रिवर पर है, करकटगढ़ जो करमानसा रिवर पर है, धुआ कुंड जो काऊ रिवर पर है, ये सारे देखने हैं हमें यहाँ पर। तो हमें पूछा ये तेल्हार कुंड कहाँ पर होगा, तो हम कहेंगे सर ये कैमूर जिले में होगा, दुर्गावती रिवर पर कैमूर जिले में ये बना हुआ होगा। रिवीजन हो रहा ना भाई आपसे, ऋषि कुंड मुंगेर है तो है ही नहीं, कोई बात नहीं भाई, वो भी आप ऐड कर लीजिए। मैंने कहा ना मोस्टली कंटेंट है, लेकिन आप उसमें बाकी को भी ऐड कर सकते हो। एशिया की सबसे बड़ी और ताजा जल वाली झील गोखुर झील कौन सी है? बिहार की वो कौन सी झील है जो कि ताजा पानी की सबसे बड़ी झील है और एशिया की सबसे बड़ी झील है, याद रखना। तो ये बेगूसराय की कंवर झील ही है सर, जो याद रखेंगे कि इसे गोखुर झील कहा जाता है, यानी ताजा जल वाली सबसे बड़ी झील हो जाएगी एशिया की। बिहार में किस प्रकार के औद्योगिक की प्रत्याशा एवं संभावनाएं सबसे अधिक हैं? यानी बिहार में मोस्टली किस प्रकार के उद्योग लग सकते हैं? आपको देखा जाए अगर बिहार में कुछ इंप्रूवमेंट लेकर आना चाहते हैं, डेवलपमेंट लेकर आना चाहते हैं, याद रखना, तो बिहार में क्या होना चाहिए सर, बिहार जो होगा वो कृषि आधारित उद्योगों के लिए सबसे बेहतर है कि अगर यहाँ पर हम कृषि आधारित चीजें करें तो वो सबसे बेहतर तरीके से डेवलप हो सकती है। बिहार के किस जिले में सोने का भंडार सबसे अधिक है? और बिहार, क्योंकि आप जानते हैं भारत का लगभग 44% सोना, 44% गोल्ड रिजर्व जो है वो बिहार में आता है सर भारत का, लेकिन बिहार के किस जिले में आएगा अगर ये पूछे आपसे, तो याद रखना बिहार के जमुई में, और अभी रिसेंटली भी सोने का भंडार जमुई में मिला हुआ है। बिहार राज्य पर्यटन विभाग जो बना हुआ है उसकी टैगलाइन क्या है? बिहार को प्रमोट करने के लिए जो टैगलाइन का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होगा? और आप जानते हैं सर बिहार राज्य पर्यटन विभाग विकास निगम जो होगा इसका जो मुख्यालय होगा ये पटना में होगा, क्योंकि सभी पटना में होंगे, और उनका एक टैगलाइन है जिसका नाम है ब्लिसफुल बिहार के नाम से, यानी आनंदमयी बिहार कहा जाएगा जिसे। बिहार में 7 निश्चय चुने गए जो बिहार को आत्मनिर्भर बनाएंगे। बिहार में 7 चीजों को चुना गया है आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनमें से कौन सी इसमें नहीं शामिल है वो बताइए भाई, कौन सी शामिल नहीं है इसके अंदर, उसको बताना है। देखो बिहार में जो 7 निश्चय चुने गए हैं जिसमें ये कहा गया कि बिहार को 7 निश्चय करने की जरूरत है। देखो उसमें एक तो ये कहा गया महिलाओं की सशक्त, महिलाओं को बेहतर करना है, युवा शक्ति को बेहतर करना है, हर खेत में पानी पहुंचाना है, गांव को स्वच्छ करना है, शहरों को स्वच्छ करना है, सबको अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करना है, सबको अच्छी सेवाएं प्रदान करनी, लेकिन सभी को वायु मार्ग के माध्यम से यानी सभी को हवाई जहाज के माध्यम से जोड़ना ऐसा मुमकिन नहीं है। कितने हैं? ये 7 निश्चय लिए गए जो बिहार को समृद्ध करने वाले काम करेंगे, और इसमें सभी के लिए वायु मार्ग ऐसा कुछ भी नहीं है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार बिहार को कितना प्रतिशत कर का हिस्सा मिलने वाला है? विभाज्य करों का कितना प्रतिशत मिलेगा? देखो जो 15वां वित्त आयोग है, वित्त आयोग का काम क्या होता है आप बताओगे कि केंद्र और राज्य में पैसे का बंटवारा करने का हिस्सा काम जो होगा वो केंद्र का और राज्य का बंटवारा वित्त आयोग करेगा। एक्चुअली मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं वित्त आयोग के पास 100 रुपए हैं सर, तो 100 रुपए में से वित्त आयोग ने कहा कि 41 रुपए जो होंगे, अगर टोटल वैल्यू 100 रुपए है तो उसमें से 41 रुपए जो होंगे वो राज्यों के पास जाएंगे, ये सारे ऑल स्टेट यानी सभी राज्यों को मिलेंगे 41 रुपीज। फिर इनमें से अलग अलग राज्यों को जो 41 रुपीज बटेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा लगभग 17% जो होगा इसको जाएगा, और बिहार के हिस्से में जो लगभग है वो 10% आएगा। बिहार के हिस्से में जो है वो लगभग का 10% आएगा। और अगर मैं ये कहूं कि बिहार के हिस्से में लगभग 10.05% आता है सर अगर, तो इस हिसाब से अगर मैं निकालूं तो 10.05% जो बिहार के हिस्से में आएगा, अगर इसको निकाला जाएगा इस 41 का 10.5%, तो ये लगभग 4.12 के अराउंड में पहुंच जाएगा, 4.12 हो जाएगा सर ये 41 की वैल्यू को अगर निकाला जाएगा। और अगर इसको देखा जाएगा सर 100 रुपए में तो ये 4.15 हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा वैल्यू और इसका ये 4 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि अगर कुल वैल्यू पर निकालने की बात हो रही है सर तो 4.12% के आसपास आ जाएगा।
मेरी बात समझना। और पुल पर तो 4 था, नहीं भाई ये सड़क और पुल नहीं है मेरे भाई। ये सवाल ये है कि जो केंद्र सरकार अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी राज्यों को और फिर राज्यों में डिवाइड होगा अलग अलग, तो आप क्या कहोगे भाई यहां पर? तो आपने कहा सर 100 रुपए में 41, 15वें वित्त आयोग में, 14वें वित्त आयोग में 42% था। तो ये इसका लगभग में आप मैंने निकाल के आपको दिखाया है सर, सबसे ज्यादा यूपी को और उसके बाद बिहार को मिलेगा। जनगणना 2011 एक के अनुसार, अब ये 2001 को यहां में 2011 कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल का जवाब तैयार होना चाहिए। 2011 जनगणना जो आई थी, जिसके हिसाब से बिहार की कुल आबादी कितनी है बताना है, और बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा। चलिए भाई, और कितने नंबर पर बिहार आता है इसके मामले में? तो बिहार में जो कुल आबादी है उस हिसाब से अगर आप देखोगे और फिर उसके बाद ये कंपेयर करोगे ओवरऑल कि कौन सा आएगा यहां पर, तो बिहार की आबादी सर लगभग 10.4 करोड़ के आसपास है। 10.4 करोड़ की आबादी के हिसाब से बिहार जो है देश का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बना है, जबकि एरिया में इसका नंबर 13 पर आता है। तो ये देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। बिहार में बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखो एग्जाम में सवाल पूछा गया है, तो याद रखना बिहार राज्य में गरीबी के नीचे लोगों की सबसे ज्यादा संख्या होने के कई कारण हैं, और सबसे मुख्य कारण है बिहार के लोग जो हैं वो नहीं चाहते परिवर्तन हो बिहार में। उनको धर्म, जाति, इन सब से बहुत मतलब रहता है। तो यहाँ भूमि सुधार अच्छे से लागू नहीं किए सरकार ने, राजनीतिक इच्छा नहीं है, क्योंकि उनको पता है उनको वोट जो मिलेगा वो काम करने से नहीं मिलेगा बल्कि उनको जाति के आधार पर मिलेगा। और श्रमिक वर्ग बहुत ज्यादा है यहाँ पर, बिजनेस क्लास कम है ताकि लोगों को रोजगार दे सके। सर ये सभी कारण हम मान सकते हैं कि बिहार में जो आय है वो बहुत कम है, बिहार में बहुत ज्यादा गरीबी है। याद रखना भाई, ये प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ अलग से मिलेगी आपको बिल्कुल। 2011 जनगणना में बिहार में बच्चों का लिंग अनुपात कितना है? बाल लिंग अनुपात का मतलब होता है सर 0 से लेकर 6 साल तक के जो लड़के और लड़कियां बच्चियां हैं उनका अनुपात कितना है, और बच्चों में जो सबसे ज्यादा अनुपात है वो कहां का है, और बच्चों में जो सबसे कम अनुपात है वो कहां का है। तो सबसे ज्यादा अनुपात बच्चों का कहां का है, सबसे कम अनुपात बच्चों का कहां का है, और टोटल अनुपात कितना है बिहार में, याद रखना भाई। तो आप कहेंगे सर अगर हम पूरे बिहार की बात करें, सिर्फ बात बच्चों की करें, तो यहां पर रेशियो 935 लड़कियां 1000 लड़कों की तुलना में आती हैं, 935। ये बिहार के बच्चों की बात हो रही है सर, ओवरऑल तो 918 हो जाएगा, लेकिन इसमें अगर हम पूछेंगे कि सबसे ज्यादा कहां पर है, तो वो भी हमें याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो होगा बच्चों का लिंग अनुपात वो किशनगंज में होगा, और सबसे कम जो होगा वो वैशाली में होगा। सबसे ज्यादा जो होगा वो किशनगंज में होगा और सबसे कम वैशाली में पड़ेगा यहां पर, ये याद रखना भाई। लेकिन ये कौन सा लिंग अनुपात है? बच्चों का लिंग अनुपात 935 और 1000 का रेशो होगा। चलिए भाई, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी वित्तीय संस्था काम करती है? यानी इंडस्ट्रीज को पैसा प्रोवाइड करने के लिए जो सहायता प्रदान की जाती है वो किस प्रमुख वित्तीय संस्था के द्वारा की जाती है बताइए? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, बिस्कोमॉन के द्वारा। तो याद रखना भाई, इसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिकल बात याद नहीं करनी सर। एक बिहार राज्य वित्त निगम जो कि 1954 में बना था, 1954 में स्थापना हुई थी इसकी, और ये बिहार के पटना में आता है क्योंकि राजधानी में होते हैं सारे। तो याद रखना बिहार का स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो होगा वही बिहार की इंडस्ट्रीज को पैसा प्रोवाइड करेगा। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है इस समय? बिहार में जो चुनाव हो अगर, तो बिहार स्टेट इलेक्शन, आपको पता है जो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, आइकॉन बनाई गई, वो मैथिली ठाकुर बनाई गई है। लेकिन हमने चुनाव आयुक्त का सवाल किया है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन होंगे इस समय बिहार में? तो उनका नाम दीपक प्रसाद होगा। राइट आंसर होगा दीपक प्रसाद होंगे सर। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है? राहुल पहले बात कर लेते हैं फिर आपसे सवाल करेंगे भाई, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो देखो मेरा सवाल सिर्फ इतना सीखने का नहीं, मैंने कहा आपसे, मैंने कोशिश करी है जहां जहां मैं बता सकता हूं आपको वहां बताकर चलूं कि लैंड ऑफ लीची कहा जाता है मुजफ्फरपुर को, कल्चरल कैपिटल ऑफ बिहार कहा जाता है दरभंगा को, सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है, मिनी दार्जिलिंग कहा जाता है पूर्णिया को, बनाना सिटी कहा जाता है हाजीपुर को। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग एरर कर दी है,
जो बनाना सिटी है वो हाजीपुर को कहा जाता है। जो इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ बिहार है वो बेगूसराय को कहा जाता है सर। सिटी ऑफ एनलाइटनमेंट यानी प्रकाश ज्ञान का जो शहर है बोध गया, गया जो है यहाँ पर गौतम बुद्ध हमारे यानी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सर, वो गया में आता है। तो मुख्य तौर पर हमने सारा याद करना और उसके बाद बताना है कि सिल्क सिटी जो है वो भागलपुर को कहा जाता है, ये याद रहेगा। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है आपको बताना है। जमशेदपुर जो पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था, जो फिलहाल आप जानते हैं कि झारखंड में आता है जमशेदपुर, लेकिन जब ये बसाया गया टाटा के जो संस्थापक है उनके द्वारा 1907 के करीब में, 1907 के करीब में, तो कहां पर आया ये, तो आप कहोगे सर ये अपना जो पानी उपलब्ध करता है सर, ये झारखंड में बहने वाली एक रिवर है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा रिवर, उसी के तट पर बसा हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से याद रखना भाई यहां पर कि सर पटना जो है वो गंगा नदी के तट पर है, मुंगेर जो है वो भी गंगा नदी के तट पर है, बक्सर जो है वो भी गंगा नदी के तट पर है, भागलपुर भी गंगा नदी के तट पर है, हाजीपुर गंगा और गंडक नदी के संगम पर है, जमालपुर गंगा नदी के तट पर है, मोकामा गंगा नदी के तट पर है, छपरा गंगा और घाघर रिवर के तट पर बसा हुआ है, सोनपुर गंगा और गंडक रिवर के तट पर है, दरभंगा बागमती रिवर के तट पर है, पूर्णिया कोसी रिवर के तट पर है, खगड़िया बूढ़ी गंडक रिवर के तट पर है, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक रिवर के तट पर, समस्तीपुर भी बूढ़ी गंडक रिवर के तट पर, गया फाल्गु या निरंजना रिवर के तट पर, फतुहा पुनपुन रिवर के तट पर अभी बताया, और जहानाबाद दरधा रिवर के तट पर होगा। तो ये सारा याद करना है कंटेंट जो मिलेगा आपको पीडीएफ में, लेकिन अब सवाल जो पूछा हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है सर। सवाल में पूछा था जमशेदपुर जो होगा वो स्वर्ण रेखा रिवर के तट पर होगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना यानी ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री कहां पर है। बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है, ऑयल रिफाइनरी है, वो कहां पर आती है बिहार में, तो याद रखना बरौनी में आती है सर। और ये बरौनी कहां पड़ता है, बरौनी पड़ता है बेगूसराय में। बरौनी कहां पड़ेगा याद रखना, तो बरौनी पड़ेगा आपके पास बेगूसराय में, और ये बिहार में जो है वो एक ऑयल रिफाइनरी बरौनी में आती है। बिहार में लोकसभा सांसदों की संख्या कितनी है बताना मुझे। बिहार में लोकसभा सांसदों की संख्या कितनी है, तो बिहार में जो लोकसभा है सर उसके सांसदों की संख्या कितनी होगी, तो बिहार में 40 लोकसभा सांसद होंगे। और मैंने आपको बताया इस 40 में से सर अगर हम बात करें कि एससी के लिए कितने होंगे, तो एससी के इसके 6 सीटें रिजर्व है, यानी 6 सांसद बिहार के एससी होंगे। और अगर एसटी की बात करें सर तो एसटी के लिए हमारे पास कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया। बिहार में कोई भी रिजर्वेशन जो होगा वो एसटी कैटेगरी के लोगों को फिलहाल इसमें प्रोवाइड नहीं किया गया है। चलिए भाई, तो एसटी के लिए इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, 40 सीटें होंगी। अगला क्वेश्चन है बिहार में भूमि रिकॉर्ड का अधिकारी कौन होता है। जिसके पास लैंड रिकॉर्ड रहता है पूरा, वो लैंड रिकॉर्ड रखने वाला जो अधिकारी है बिहार का वो क्या कहलाता है बताना मुझे। तो आप कहोगे सर जो भूमि रिकॉर्ड होते हैं उसमें रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति को हम पटवारी कहते हैं, इसके पास लैंड रिकॉर्ड्स रहते हैं। बिहार में कितना परसेंट लगभग शहरीकरण है यहां पर बताना है। बिहार में शहरीकरण लगभग कितना परसेंट है, और भारत की अगर मैं बात करूं भारत में 31.3% लगभग अर्बनाइजेशन शहरीकरण है। लेकिन बिहार का शहरीकरण समझ में आ रहा होगा, पढ़ाई पे ध्यान दे लो बिल्कुल मेरे भाई, और याद रखना सर यहाँ पर 11.3% जो होगा वो यहाँ पर शहरीकरण लगभग होगा बिहार में। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है बताइए। बिहार में जो लगभग 10.4 करोड़ की आबादी है, ये अप्रॉक्स में अगर भारत की आबादी से कंपेयर किया जाए तो ये भारत की आबादी का लगभग कितना है, तो आप कहोगे सर भारत की आबादी का ये 8.6% हो जाता है। कुल मिलाकर ये 10 करोड़ के ऊपर होगा। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप कहोगे सर बिहार का सबसे बड़ा जिला आपने पढ़ाया है वो वेस्ट चंपारण है। पश्चिमी चंपारण जिला जो है बिहार का वो सबसे बड़ा है। लेकिन अब सवाल में कंफ्यूजन ये है कि सर यहाँ पर तो पश्चिमी चंपारण दिया ही नहीं गया, ऐसे केस में क्या करें। तो आपको सेकंड का पता होना चाहिए, थर्ड का पता होना चाहिए। वैसे आप यहाँ पर याद रखना है कि सर या तो पश्चिमी चंपारण होगा, लेकिन अगर पश्चिमी चंपारण नहीं दिया गया है तो उसके बाद सेकंड नंबर पे जो होगा वो गया होगा।
पहले नंबर पे जो होगा वो वेस्ट चंपारण होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर दे रहे हो यहां पर, लेकिन ये रट मत लेना कहीं गलती से, बड़ा वेस्ट चंपारण ही होगा, उसके बाद गया का नंबर होगा। बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा घनी आबादी यानी जो डेंसिटी होती है पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से औसत निकाला जाए तो सबसे ज्यादा जो औसत निकल कर आता है बिहार में वो कहां पर होगा? बिहार की सबसे ज्यादा औसत आबादी जो रहती होगी वो कहाँ रहती होगी? अगर मैं पूरे बिहार की बात करूं आपसे तो बिहार में 1106 लोग रहते हैं हर एक किलोमीटर में। बिहार में 1106 लोग रहते हैं हर एक किलोमीटर में। पूरे बिहार की बात करें सर, 1106 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए हमसे घनत्व कहां पर होगा, जिसके पास जमीन कम होगी और लोग ज्यादा होंगे वहां पर सबसे ज्यादा होगा, तो वो आप कहोगे सबसे ज्यादा जो आएगा वो शिवहर में होगा, शिवहर में। और सबसे कम जो आएगा, जो न्यूनतम आएगा आपके पास, और आप जानते हैं शिवहर जो होगा वो एरिया वाइज सबसे छोटा भी होगा हमारा, इसलिए घनत्व बढ़ जाएगा, और सबसे कम घनत्व वाला जो होगा वो कैमूर जिले में होगा। तो इसलिए राइट आंसर जो होगा आपके पास वो शिवहर होगा, जो कि एरिया वाइज देश का सबसे छोटा होगा, इसलिए आबादी बहुत घनी होगी वहां पर। ठीक है। भारत के राज्यों में साक्षरता दर के हिसाब से देखा जाए तो बिहार कौन से स्थान पर आता है निम्न साक्षरता दर में? तो आपको याद रखना है कि सर बिहार की जो साक्षरता दर है लगभग 61.8% लोग बिहार में साक्षर हैं, जो कि सबसे कम है पूरे देश के अंदर। और अगर निम्नता के हिसाब से देखा जाए यहाँ पर सबसे कम है सर बिहार में। और अगर इस बात को महिला और पुरुष में विभाजित करके देखा जाए तो हालात और खराब हो जाते हैं। बिहार में लगभग 71% और महिलाओं में लगभग 51% ही है सर जो साक्षरता दर है। अगर इसमें भी डिवाइड किया जाए तो पुरुष में लगभग 71% के आसपास है, और लगभग महिलाओं की जो है वो 51.5% के आसपास आती है। तो ये ओवरऑल डिवाइड कर सकते हैं हम। और इस हिसाब से बिहार निम्नता के हिसाब से देखा जाए तो निम्नता के हिसाब से पहला नंबर बिहार का होगा। चलिए भाई, मेरी बात समझना और आपको बताना, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है? अब देखो यहां पर बच्चों का नहीं पूछा, यहां ओवरऑल पूछा है। तो ओवरऑल लिंग अनुपात आपको याद रखना है सर, बिहार का 918 और 1000 का है। 1000 पुरुष के मुकाबले बिहार में 918 महिलाएं आती हैं। लेकिन सवाल में अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि बताओ सबसे ज्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है, तो याद रखना सबसे ज्यादा लिंग अनुपात गोपालगंज में, और सबसे कम जो होगा वो मुंगेर में होगा। सबसे ज्यादा और एकमात्र जहां पर 1000 से भी ऊपर है, सबसे ज्यादा गोपालगंज में और सबसे कम मुंगेर में होगा। ये भी याद रखना है भाई, प्रैक्टिस करने का मतलब यही है हमारा, कहां ज्यादा और कहां पर कम होने वाला है, मुंगेर में होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि बिहार में कौन सा जिला जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, वो बताइए मुझे। जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, आपको पता है नेपाल के साथ कितने सीमा साझा करते हैं सर? 7 जिले बिहार के नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जो कि ऊपर से वेस्ट चंपारण से ईस्ट चंपारण आता है, सीतामढ़ी आता है। तो यहाँ पर आपका किशनगंज आएगा, सीतामढ़ी आएगा, पूर्णिया आएगा, लेकिन जो मधुबनी है वो नहीं आएगा। 7 जिले होंगे लेकिन उसमें मधुबनी नहीं होगा। बिहार में जो मौजूदा यूनेस्को धरोहर है वो कौन सी हैं? यानी बिहार में जो यूनेस्को की धरोहर है वो कितनी है? यूनेस्को की हेरिटेज साइट याद रखना 2 हैं सर, जिसमें एक आती है हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा महाविराय जिसे कहा जाता है। एक नालंदा यूनिवर्सिटी आती है, महाविराय आता है याद रखना। और दूसरा आता है हमारे पास जो बोध गया में महाबोधि टेम्पल है, एक्चुअली महाबोधि टेम्पल ये हो जाएगा हमारा। तो बिहार के 2 धरोहर जो है वो यूनेस्को में शामिल हो गए सर। अब इस क्वेश्चन में देखना है आपके पास, क्योंकि इसमें ऑप्शन में एक कम कर दिया, या मैं लिख देता हूं कोई नहीं, नन ऑफ दीज लिख देता हूं मान लो एक ऑप्शन में। फिलहाल इस सवाल में अगर आप देखोगे सर, जो विक्रमशिला मठ है वो नहीं आता, जो नालंदा में बौद्ध मठ है वो भी नहीं आता, जो महाबोधि विहार या मंदिर है बेसिकली वो आ जाता, या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी होती तो वो आ जाता भाई। चलिए मेरे भाई याद रखिएगा, यहां पर शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार का जिला सही क्या होगा? सबसे ज्यादा शहरीकरण जो होगा बिहार में वो याद रखना वो पटना में होगा सर। सबसे ज्यादा शहरीकरण जो होगा वो पटना में होगा, लेकिन अब पटना से कम कहां होगा और उससे कम कहां होगा?
देखो सबसे ज्यादा पटना से कम मुंगेर में और मुंगेर से कम नालंदा में, अगर इसको सीक्वेंसिंग की जाए हमारी, तो ये सीक्वेंसिंग उल्टे करके दी हुई है। सबसे ज्यादा पटना है, पटना के बाद मुंगेर, के बाद नालंदा का नंबर आएगा शहरीकरण के मामले में। बिहार का कौन सा अद्वितीय त्योहार है, यानी बहुत यूनिक त्योहार है, और ऐसा त्योहार आपको बिहार के अलावा कहीं नहीं मिलेगा, वो अद्वितीय त्योहार कौन सा होने वाला है भाई, ये बताना मुझे। तो आप कहोगे सर यहां पर जो अद्वितीय त्योहार होगा वो कौन सा होगा, बताइए भाई। तो याद रखना भाई, वो त्योहार होगा सर छठ पूजा, जो साल में 2 बार होगा, जो साल में 2 बार होती है वो छठ पूजा है बेसिकली। और जहां पर भगवान सूर्य की और उनकी पत्नी उषा की यानी पूजा की जाती है। बिहार में किस स्थान पर बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है वो खोला जाएगा? बिहार में बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो होगा वो खोला जाएगा, मुझे बताओ जल्दी से भाई। तो बिहार में बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो बनेगा वो कहां बनेगा सर? वो भागलपुर में बनेगा, भागलपुर में होगा बर्ड रिंगिंग। बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना लाई गई किस टाइगर रिजर्व के द्वारा या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के द्वारा? जो गिद्ध हैं उनका संरक्षण करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिन्हें वल्चर कहा जाता है इंग्लिश में। तो याद रखना भाई यहां पर, तो जो वल्चर कहलाएगा सर ये होगा जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है हमारा, टाइगर रिजर्व, उसी ने यहां पर गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है। बिहार में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण जो लाया गया, इकोनॉमिक सर्वे, जिस दिन बजट आता है तो बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है। और ये कॉन्सेप्ट जो बिहार में शुरू हुआ एक दिन पहले लाने वाला, ये कब से शुरू हुआ याद रखना? जब यहाँ पर एक मंत्री हुआ करते थे राज्य के, बिहार राज्य के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी, सुशील मोदी के नाम से 2006-2007 वर्ष में पहली बार बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे का प्रावधान किया गया, जो अभी भी चल रहा है और हमेशा लाया जाता है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, आपको बताना, ये सवाल पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी बिहार के एग्जाम से लाया हूं मैं, ऐसा नहीं कि ये एग्जाम में कुछ अलग से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये सब कुछ आपके बिहार के एग्जाम से रिलेटेड हैं। और नव नालंदा महाविहार जो होगा यहाँ पर क्या होगा आप जानते हैं सर? पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होगा ये उसके लिए फेमस है। पाली भाषा आप जानते हैं बौद्ध की मुख्य भाषाओं में से एक है ये। पूर्वी मध्य रेलवे का जो रेलवे क्षेत्र है इसका मुख्यालय कहाँ होगा? तो बिहार में एक रेलवे जोन का मुख्यालय आता है, अगर आपको याद है सर तो ये कहां पर होगा? क्वेश्चन नंबर 41 एक बार दोबारा चेक कर लेंगे, कह रहे हैं यहाँ पर संजीत, कुछ गलती तो नहीं हो गई हमसे, जल्दी से देखेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि सर ये जो होगा ये हाजीपुर में होगा, ये जो होगा ये हाजीपुर में होगा। क्वेश्चन 41 कह रहे हैं सर यहाँ पर, चलिए मैं उसको देख लेता हूँ एक बार। और क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई कहीं पर? सर ये लिंग अनुपात वाला तो बिल्कुल ठीक है, 918, कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई यहाँ पर? ओ सॉरी, नेपाल के साथ साझा सीमा करने वाला, शायद यही सवाल आप कह रहे हो। हाँ बिल्कुल, हाँ यहाँ गड़बड़ हो गई है भाई, सही बात है सर, ये मधुबनी हो गया यहाँ पर, क्योंकि एक्चुअली मैंने बताया था वेस्ट चंपारण होगा, ईस्ट चंपारण होगा, सीतामढ़ी होगा आपके पास, मधुबनी होगा, सुपौल होगा, अररिया होगा और किशनगंज होगा। ये 7 नाम होगा, लेकिन इसमें पूर्णिया नाम शायद यहाँ था, हमसे गड़बड़ हो गई, ए लगा दिया हमने। सर पूर्णिया जो होगा वो बंगाल के साथ होगा, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जो होंगे ये बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करेंगे, ठीक है ना भाई? तो हाँ यहाँ पर थोड़ी सा दिक्कत हो गई थी भाई, ये सही सवाल का जवाब याद रखना। चलिए भाई कोई बात नहीं, उसको ठीक कर लेंगे, पूर्णिया होगा इसका राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा विश्व शांति स्तूप कहां पर होगा? विश्व शांति स्तूप कहां पर होगा? मैंने काउंट करके बताया भी था शायद, इसलिए वो गड़बड़ हो गई। विश्व शांति स्तूप कहां पर होगा? बिहार में। तो आपको बताना है सर, जितने भी स्तूप या मंदिर हैं बिहार के, अगर मैं उसको कंपेयर करके आपको बताऊं एक बार, तो भगवान महावीर का जन्म स्मारक कहाँ है? वैशाली में है। मुंडेश्वरी टेम्पल कहाँ है? कैमूर में है। बाबा कोटेश्वर टेम्पल बिहार के गया में है। कंदहा सन टेम्पल सहरसा में है। कटगढ़ टेम्पल जो होगा मुजफ्फरपुर में होगा। महाबोधि टेम्पल तो बोध गया में। विश्व शांति स्तूप राजगीर में होगा।
केसरिया स्तूप ईस्ट चंपारण में और लिच्छवी स्तूप जो है वो वैशाली में होगा। अब सवाल में पूछा है विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है, हमारा जवाब मिला सर हमें ये राजगीर में, जो कि नालंदा जिले में आता है, राजगीर में। बिहार में माता सीता की सबसे लंबी ऊंची या सबसे लंबी मूर्ति लगाई जा रही है, लगभग 251 मीटर की ये मूर्ति का लगाई जाएगी और कहां पर होगी। राइट आंसर करेंगे भाई, इसका सही जवाब क्या होगा? तो माता सीता की जो सबसे ऊंची मूर्ति 251 मीटर के लगभग आसपास की होगी सर, ये सीतामढ़ी में लगाई जाएगी, सीतामढ़ी के गांव में, जिसे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार जो बना उसके पहले मुख्यमंत्री कौन बने? वर्तमान मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार 22वें मुख्यमंत्री हैं बिहार के, हम जानते हैं सर। और बिहार के जो पहला मुख्यमंत्री बना वो सबसे पहले कौन था? क्योंकि नीतीश कुमार सन 2000 में बने और उसके बाद लगातार 8 बार शपथ ले चुके, लेकिन बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं बिहार विधानसभा में? देखो बिहार विधानसभा में टोटल सीटें कितनी आती हैं, 243 सीटें हैं बिहार की विधानसभा के अंदर। उन 243 में से कुछ एससी के लिए और कुछ एसटी के लिए, दोनों के लिए हमारे पास यहाँ पर रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ आपसे तो कितनी सीटें आती हैं सर? तो श्री कृष्ण सिन्हा थे वहाँ पर, यहाँ सिंह नहीं भाई, सिन्हा, ये लाइन हटा देते हैं ये लोग कई बार। तो यहाँ पर याद रखना कि बिहार का जो विधानसभा होगी सर, उसमें लगभग 38 सीटें इसमें से एससी के लिए और 2 सीटें जो हैं वो एसटी के लिए रिजर्व होंगी, और टोटल सीट जो होंगी बिहार के विधानसभा में 243 होंगी। तो सवाल पूछा है अनुसूचित जाति के लिए पूछा है तो हमारे पास 38, और अनुसूचित जाति और जनजाति मिलाकर पूछ लेता तो हमारे पास क्या हो जाता सर? 40 हो जाते, क्योंकि सवाल में सिर्फ अनुसूचित जाति पूछा है, 38 हो जाएगा। सारा रिजर्वेशन 40 सीटों का होगा। बिहार में पंचायत के चुनावों में महिलाओं का 50% आरक्षण है, महिलाओं का 50% आरक्षण है बिहार पंचायत के अंदर। बिहार पंचायती राज एक्ट कब लाया गया था? तो बिहार का पंचायती राज कानून जो 50% आरक्षण देता है, ये 2006 में पास किया गया था। राइट आंसर होगा। संत कबीर के सम्मान में मगहर, सघर नहीं मगहर, एक मगहर महोत्सव मनाया जाता है संत कबीर के सम्मान में, आपको बताना है। और ये इसकी शुरुआत जो हुई है, मगहर महोत्सव की शुरुआत जो है वो कब से हुई है, और बेसिकली ये त्यौहार जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है भाई? तो बिहार से रिलेटेड हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको ये भी मिलेगा, जितने फेस्टिवल वगैरह होते हैं बिहार के वो सब याद रखना। और यहाँ पर जो ये मगहर महोत्सव मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो लगभग 1990 के आसपास से इसकी शुरुआत हमें मिलती है। ठीक है, चलिए, तो संत कबीर के सम्मान में 1990 में आपको ये नजर आएगा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, बताइए मुझे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? एक बार मैं उसको भी चेक कर लेता हूं फाइनली, क्योंकि मगहर महोत्सव होता है, ये इंपॉर्टेंट है और उसकी शुरुआत हुई बिहार के अंदर। चलिए भाई, देखो बिहार में एक्चुअली अगर आप देखोगे सर, यहां पर तो देखो यहां पर एक नाम आता है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो लगभग 1920 के समय जब बिहार उड़ीसा एक हुआ करते थे, याद होगा, बिहार व उड़ीसा जो संयुक्त प्रांत हुआ करता था, ये उस समय बिहार के पहले भारतीय गवर्नर बने थे। बिहार व उड़ीसा संयुक्त प्रांत, ये कब तक रहा है आपको पता है सर? ये संयुक्त प्रांत के रूप में 1912 में बना था और 1936 तक ये संयुक्त प्रांत रहा। उसके बाद बिहार अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया, और उसमें पहले भारतीय गवर्नर जो बने थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने, प्रसन्न सिन्हा बने थे, जो लगभग 1920 के आसपास की कहानी है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना, यानी बिहार को एक सिंगल राज्य कब बनाया गया? तो आपको याद होगा सर, बिहार जो राज्य बना है, एक राज्य है, तो ये 1 अप्रैल 1936 को जब बिहार को और उड़ीसा को अलग अलग किया गया है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा जो है इन दोनों को अलग अलग किया गया, तो एक राज्य के तौर पे बिहार 1936 में बना है भाई। मूल रूप से बिहार शब्द का मतलब कहां से आया है बताइए? तो बिहार शब्द जो होगा
तो वो विहार से आया है, बौद्ध के धर्म के। और विहार का मतलब क्या होता है सर? ये बौद्ध मठ है, यानी बौद्ध की धरती है ये, और इसका मुख्य मतलब जो होगा वो बौद्ध मठ से होगा। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, जिसने बहुत कोशिशें करी कि बंगाल से विभाजन होकर बिहार अलग बन जाए और फिर बाद में बिहार को एक अलग राज्य बनाया गया। तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है भाई। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? सवाल रिपीट हो गया एक्चुअल में। तो उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था किस वर्ष में? आप जानते हैं 1936 में किया गया था सर, और इसीलिए 1 अप्रैल को बिहार उड़ीसा में उत्कल दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो आप जानते हैं यहां पर एक व्यक्ति जिसका बचपन का नाम फरीद था, जिसको यहां पर हजरत आला की उपाधि मिली है, जिसने हुमायूं को हराया था 1539 के अंदर, और जिसने रुपया चलाया था भारत के अंदर, और वो है शेर शाह सूरी, जिसका जन्म सासाराम में हुआ बिहार के, जिसका टॉम्ब मकबरा भी बिहार के सासाराम में आता है, याद रखना। तो शेर शाह सूरी ने करा था। जयप्रकाश नारायण जी ने कौन सी उपाधि ली थी? यहां पर कौन सी उपाधि उन्हें दी गई और किस किस व्यक्ति को क्या उपाधि दी गई, ये जानना बहुत जरूरी है। देखो हमारे पास, तो आप देखेंगे सर यहां पर जयप्रकाश नारायण को यहां पर क्या कहा गया? लोकनायक कहा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जिनको देश रत्न कहा गया। श्री कृष्ण सिन्हा है जिनको बिहार केसरी कहा गया। कुंवर सिंह को बाबू कहा गया। जगजीवन राम को बाबू जी कहा गया। अनुग्रह नारायण सिंह जी को बिहार विभूति कहा गया। सत्येंद्र नारायण सिंह को छोटे साहब कहा गया। और वैद्यनाथ मिश्रा जो कि कवि हैं उनको नागार्जुन कहा गया। तो याद ये नहीं करना है सिर्फ लोकनायक क्या कहा गया सर, हमें ये भी तो याद करना है बाकी को क्या कहा गया। तो जयप्रकाश नारायण को यहां पर लोकनायक की उपाधि दी गई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? याद रखना, पटना उच्च न्यायालय कब बनाया गया। लेकिन पटना उच्च न्यायालय पर आधारित अगर मैं सवाल की बात करूं आपसे, तो सर ये तो हम याद करेंगे 1916 में बना, लेकिन पटना उच्च न्यायालय की एक बेंच रांची में हुआ करती थी, जब रांची बिहार का हिस्सा था। इसका न्यायिक क्षेत्र बिहार में आता है सर। पहले चीफ जस्टिस जो बने एडवर्ड मैनार्ड बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले चीफ जस्टिस मनमोहन अग्रवाल बने थे। पहली महिला चीफ जस्टिस रेखा दोषित बनी, और वर्तमान चीफ जस्टिस जो हैं के विनोद चंद्रन है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए, अगर इसका पहला भारतीय चीफ जस्टिस पूछ लिया जाए, इसका पहला फीमेल चीफ जस्टिस पूछ लिया जाए, इसके अंदर आपसे पहला जस्टिस पूछ लिया जाए, तो बिहार के अंदर जो पटना हाईकोर्ट बना है वो 1916 में बना। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? जो बिहार में स्वराज दल बनाया गया उसकी स्थापना किसने की थी? याद रखना। तो बिहार में जो स्वराज दल बनाया गया है उसकी स्थापना किसने की? तो 1923 के अंदर बिहार में एक स्वराज दल बनाया गया 1923 में, और उसके अध्यक्ष थे श्री कृष्ण सिन्हा। उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और जो अध्यक्ष बनाए गए वो नारायण प्रसाद बनाए गए, लेकिन इसकी स्थापना श्री कृष्ण सिन्हा ने की थी, जो बाद में बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने। याद रखना, श्री कृष्ण सिन्हा होंगे इनका नाम। जो बिहार में प्रांतीय किसान सभा जो शुरू हुई 1929 में गया में, बिहार प्रांतीय किसान सभा जो हुई हमारी, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो बिहार प्रांतीय सभा जो 1929 में शुरू हुई थी उसका अध्यक्ष बनाया गया था यहां पर स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा जो हुई थी 1929 में, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे सहजानंद सरस्वती। 1931 में बिहार की समाजवादी पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था, यानी किसने स्थापना की थी? याद रखना। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो 1931 में बनी, फूलन प्रसाद वर्मा, और इनके साथ बहुत सारे लोग थे। एक्चुअली ये किसी एक ने नहीं बनाई थी, यहाँ पर उसमें फूलन प्रसाद एक नाम आता है, उसके अलावा और बहुत सारे नाम आते हैं हमारे पास, लेकिन मुख्य नाम, ये क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम में आया है तो यही याद करना है आपको। बिहार में एक पत्रिका छपा करती जिसका नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा एक पत्रिका की शुरुआत की गई थी बिहार में। उस पत्रिका का नाम क्या रखा गया था? तो देखो बिहार में जो बिहार टाइम्स के नाम से समाचार आता था, बिहार हेराल्ड के नाम से, सर्चलाइट के नाम से, सर हितेशी, बंधु, ये सब आया करते थे। लेकिन अगर बात पत्रिका की हो रही है सर बिहार में, तो उसका नाम था हुंकार, सहजानंद सरस्वती के द्वारा।
बिहार में एक समाचार पत्र आया करता था सर्च लाइट के नाम से, और जो बिहार का ये समाचार पत्र है सर्च लाइट, एक्चुअल में ये बिहार का एक ऐसा समाचार पत्र है जो कि पहला इंग्लिश का एक समाचार पत्र है जो डेली आना शुरू हुआ था, और इसके एक्चुअली संपादक के रूप में जो आएंगे उनका नाम मुरली मनोहर प्रसाद होगा। यहां पर मोहन कर दिया है, मुरली मनोहर होगा मेरे भाई, मुरली मनोहर प्रसाद होंगे, यहां पर याद रखना। मुरली मनोहर प्रसाद ने सर्च लाइट नाम का जो अखबार है उसका यहां पर शुरुआत की। असहयोग आंदोलन जो आया था बिहार में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और हम जानते हैं कि जो असहयोग आंदोलन है बेसिकली उसकी शुरुआत 1913 की सॉरी असहयोग आंदोलन है उसकी शुरुआत 1919 के करीब में हुई होगी बिहार के अंदर, क्योंकि उसी समय ये सारे आंदोलन अलग अलग जगहों पर हो रहे थे बिहार और भारतवर्ष में। तो उसी के अंदर आपको याद करना है कि सर यहाँ पर जो शुरुआत हुई असहयोग आंदोलन की, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की 1919 के अंदर, उसमें बिहार के लीडर के रूप में कौन चुना गया था? तो उसमें जो बिहार के लीडर बने थे उनका नाम था स्वामी विद्यानंद के नाम से। ये ना कुछ इन्फॉर्मेशन याद भी करनी है, ऐसा नहीं है कि हर चीज क्लास में पढ़ी हुई होती है, बहुत सारी बातें आप जितना भी पढ़ लें आपको कुछ नया हर बार मिलेगा। जैन धर्म में महावीर जी को जो मोक्ष मिला था, जो मोक्ष स्थान है वो कहां पर है? किसका? स्वामी महावीर जी का, यानी 24वें तीर्थंकर, जिनका जन्म बिहार में हुआ है और जिनको निर्वाणा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति जो है वो भी बिहार के अंदर हुई। और बिहार में कहां पर? सर बिहार के पावापुरी में हुई है महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति। बिहार में सबसे पहले फैक्ट्री कौन सी कंपनी ने लगाई थी आकर? तो बिहार में सबसे पहले आकर फैक्ट्री लगाने वाला जो संस्था थी, जिन्होंने पटना के कॉलेज के अंदर एक बिल्डिंग में इसकी शुरुआत की थी, और वो थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखना। और ये बीपीएससी ने बहुत बहुत बार सवाल पूछा है, बिहार के पटना शहर के अंदर कौन सी कंपनी फैक्ट्री लगाई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन जो शुरुआत करी वो कहां से की? यानी जो उन्होंने उपदेश देने शुरू करे धर्म के बारे में वो कहां से किए? हम जानते हैं बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई है भगवान बुद्ध को, लेकिन जब बात आती है उपदेश करने की, धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से आती है, तो ये पहला उपदेश जो वो बिहार में नहीं दिया गया था, वो दिया गया था वाराणसी के पास पड़ने वाली एक जगह सारनाथ में जाकर। धम्म चक्र प्रवर्तन की शुरुआत सारनाथ में, जबकि ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुई थी। 2015 में बहुत सारे धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य रखे गए थे, 17 लक्ष्य, जिनको पूरा करना। एक्चुअल में बिहार का क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, ये गलती से आ गया है, लेकिन मैं इस सवाल की जगह एक बिहार का क्वेश्चन ऐड कराऊंगा। और जो धारणीय विकास के लक्ष्य हैं वैसे ये संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने पास किए हैं, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने पास किए जो कि 2030 में पूरे करने। लेकिन हम इसकी जगह एक बिहार का एक अच्छा सा सवाल जो एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस के किसी एग्जाम में वो जोड़ेंगे। बिहार में सोनपुर का पशु मेला जो लगता है, ये बताना ये कब लगता है? बिहार में सोनपुर का पशु मेला जो होगा, तो आप बताएं मुझे ये कहां पर होगा? सोनपुर जो अपने आप में 2 नदियों के तट पर बसा हुआ है, और ये सोनपुर का जो फेस्टिवल होने वाला है ये कहां पर होगा भाई? तो जो हरिहर मेला या सोनपुर मेला कहलाता है, याद रखना सर, ये हमेशा गंडक और गंगा रिवर के तट पर बसा सोनपुर है, जो यहाँ पर ये कार्तिक पूर्णिमा के समय, जो कार्तिक पूर्णिमा नवंबर दिसंबर के महीने में पड़ती है सर, अगर इसको हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो कार्तिक पूर्णिमा यानी कि नवंबर दिसंबर के पास में ये सोनपुर का जो मेला है हरिहर मेला वो लगता है। बिहार में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित बोर्ड कौन सा होगा? बिहार का वो डिपार्टमेंट कौन सा होगा जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम करेगा? हर राज्य में ऐसा होता है, हर देश में ऐसा होगा, और इसके लिए याद रखना बिहार का योजना और विकास विभाग जो बना है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वही बिहार में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी डेवलप करने वाला है। दरभंगा किसान आंदोलन जो हुआ था एक्चुअल में 1919-20 के समय, असहयोग आंदोलन के समय, दरभंगा किसान आंदोलन के नेता कौन थे? दरभंगा में होने वाले किसान आंदोलन जो था उसके नेता के रूप में कौन चुना गया था यहां पर? उसका आंसर याद रखना है भाई, और इसके प्रमुख कौन होने वाले हैं? तो सही आंसर क्या होगा भाई? दरभंगा में जो किसान आंदोलन है,
तो याद रखना भाई, तो दरभंगा में जो आंदोलन हुआ सर, स्वामी विद्यानंद के नाम से जो हमने याद किया है, वही इसके अंदर आंदोलन में थे। बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक की गण पूर्ति क्या होती है? ये एक्चुअल में एक सवाल है जो कि हमारे पास, याद रखना सर, ये गण पूर्ति से संबंधित सवाल है बिहार के बारे में, और ये पॉलिटी का हिस्सा है। गण पूर्ति का मतलब होता है मिनिमम मेंबर, यानी बिहार की विधानसभा को काम करने के लिए कम से कम कितने मेंबर की जरूरत होगी, इससे कम मेंबर अगर होंगे तो काम नहीं चलेगा। तो सर ये बिहार की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 10वां भाग या कम से कम 10 सदस्य होंगे। इनमें से जो भी हो हमारे पास उतने अगर होंगे तो बिहार विधानसभा अपना काम करेगी, वरना नहीं करेगी। बिहार के सूखेपन के क्या कारण हैं, पिछड़ेपन के क्या कारण हैं, बिहार बार बार इतना पीछे क्यों रह जाता है बाकी राज्यों से? तो बिहार पिछड़ापन क्यों है? क्योंकि सर यहाँ सूखा पड़ता है, यहाँ खेती वाला इलाका है, यहाँ साक्षरता की दर कम है, यहाँ पूंजी निर्माण की दर कम है। तो अगर आर्थिक रूप में देखोगे सर, पैसे के रूप में देखोगे, इकोनॉमी में पिछड़ापन आप बता रहे हो अगर, तो इकोनॉमी में क्या आता है सर? पैसा आता है। यानी बिहार में पूंजी निर्माण कम है क्योंकि पैसे को डेवलप नहीं किया जा रहा, बिजनेस कम है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज कम है, उद्योग नहीं लगते, और पूंजी निर्माण कम होगी तो कोई भी राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। बिहार इसमें से वो कौन सा ग्रुप होगा जो अपने सबसे ज्यादा प्रतिनिधियों को भेजता है लोकसभा के अंदर? अब आप जानते हैं जितना बड़ा राज्य होगा उतने लोकसभा में उसके चांस ज्यादा होंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें आती हैं लोकसभा में, जबकि बिहार को 40 सीटें मिली हैं लोकसभा के अंदर। तो अगर आप कहेंगे सर गोवा तो इतना छोटा सा, उसको क्या सीटें मिलेंगी? गोवा इतना छोटा सा राज्य, क्या सीटें मिलेंगी? और एक गोवा इतना छोटा सा, अरुणाचल भी ज्यादा बड़ा नहीं क्योंकि आबादी पर भी डिपेंड करता है। तो बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान की अगर हम बात करें सर, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सीटें होंगी वो जाती हैं लगभग बिहार, राजस्थान में 25 सीटें आती है राज्य, और आंध्र प्रदेश में भी इतने के ही आसपास होंगी, जबकि बिहार में 40 सीटें आती हैं। ये जो ग्रुप होगा सबसे ज्यादा भेजता है। बिहार में सिंदूर फैक्ट्री कहां पर स्थित है, बताना है भाई। बिहार के किस जिले में सिंदूर की फैक्ट्री वगैरह लगी हुई है और सिंदूर सबसे ज्यादा मात्रा में बनाया जाता है? तो सिंदूर की फैक्ट्री याद कर रहा, जो नहीं है ना आपके पास उसको नोट कर लेना कि सबसे ज्यादा सिंदूर फैक्ट्री लखीसराय जिले में आती है। बिहार, भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? देखो बिहार, भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री पर, आपको पता है बिहार भारत के 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, उसके अलावा मिजोरम और त्रिपुरा। ये 8 ऐसे राज्य जो कि कहाँ पड़ते हैं सर? ये पड़ते हैं किस लाइन पर? जो कर्क रेखा गुजरती है। और उसके उत्तर में अगर देखा जाए, यानी कर्क रेखा पर नहीं है, कर्क रेखा गुजरती नहीं है, तो बिहार में कर्क रेखा नहीं गुजरती, लेकिन बिहार जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में है, और उड़ीसा जो है वो कर्क रेखा के दक्षिण में आता है। झारखंड से पास होते हुए, बंगाल होते हुए वो मिजोरम और त्रिपुरा की साइड कर्क रेखा चली जाती है, याद रखना। तो बिहार इसके उत्तर में स्थित है। कुंवर सिंह का संबंध बिहार से है, लक्ष्मीबाई का संबंध झांसी से है, नाना साहिब का संबंध अवध से है, और मौलवी अहमदुल्ला का संबंध जो है वो फैजाबाद से। आपको ये बताना इसमें कौन सा सही नहीं है। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो हैं, जो कि एक फ्रीडम फाइटर रहे आप कहेंगे सर, बिल्कुल ये फैजाबाद से आते हैं। और नाना साहिब का संबंध आप देख लो यहाँ पर किससे होगा, तो ये भी एक फ्रीडम फाइटर है, नाना साहिब। ठीक है, तो इनका संबंध अवध से नहीं आता सर, ये संबंध कानपुर से है। ये गलत हो जाएगा, बाकी सही होगा। बिहार में सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन कहां पर होता है भाई? बिहार में सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन कहां पर होगा? तो बिहार में लीची जो, सॉरी, बिहार में होगा, और बिहार के मुजफ्फरपुर में होगा। बिहार में इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दी इन्होंने, कोई बात नहीं। बिहार में जो यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि हुई है वो बिहार के किस जिले में हुई है, याद रखना। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो बढ़ी है बिहार में वो कहाँ बढ़ी, और सबसे कम जो संख्या बढ़ी है वो कहाँ पर? पूरे बिहार में कितनी जनसंख्या बढ़ी है, याद रखना।
देखो पूरे बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार की आबादी जितनी 2001 में थी उतनी 2011 में होते होते सर ये लगभग 25.4% की वृद्धि हो गई। बिहार की कुल आबादी में 25% की वृद्धि, जबकि सबसे ज्यादा वृद्धि जो हुई है यहाँ पर, सबसे ज्यादा जो 10 साल में वृद्धि हुई है जनसंख्या में वो मधेपुरा में हुई है। और सबसे कम जनसंख्या जो वृद्धि हुई है याद रखना वो गोपालगंज में हुई है। यहाँ पर सबसे कम वृद्धि जो है वो गोपालगंज में हुई है, जबकि बिहार के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है 25% में पूरे बिहार में। और इस हिसाब से बिहार छठे नंबर पर आता है सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाले राज्यों में। तो याद रखना मधेपुरा, इन्होंने ऑप्शन दे दिए, यहाँ पर ऑप्शन नहीं आने चाहिए थे, तभी तो राइट आंसर निकल कर आता, लेकिन कोई बात नहीं है, मधेपुरा इसका राइट आंसर होगा। पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बिहार ने सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है। किसमें? तो किसी राज्य की भी बात कर लो, आप पूरे भारत की बात कर लो, सबसे ज्यादा तेजी से जो विकास हो रहा है वो सेवा क्षेत्र में है। क्योंकि सबसे ज्यादा तेजी से क्या बढ़ रही है हमारी सेवा क्षेत्र जो है, जिसको तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, वो बढ़ रहा है। यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की जो सम्मिलित परियोजना है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य एक साथ मिलकर चला रहे हैं, वो परियोजना कौन सी है याद रखना। तो बिहार और राज्य की उत्तर प्रदेश की मिलाकर एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है गंडक प्रोजेक्ट, गंडक परियोजना। मगध की आरंभिक राजधानी यानी शुरुआती राजधानी क्या थी? शुरुआत में जब मगध प्रांत बना था, मगध पूरा हिस्सा बिहार का जैसे अंग हिस्सा था और विदय का हिस्सा था, तो शुरुआत में क्या था याद करना। बाद में तो आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र बना, लेकिन जो मगध की शुरुआत में राजधानी थी वो गिरिवराज थी, याद रखना, गिरिवराज के नाम से थी, तो गिरिवराज कहा जाएगा इसे। ये पहले बिहार के मगध की राजधानी थी, बाद में इसको चेंज करके पाटलिपुत्र किया गया। बिहार में 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत कहां से हुई? पूरे भारत में 1857 में क्रांति हुई है, सब जानते हैं, और भारत की आज़ादी की पहली क्रांति है वो एक्चुअल में। और जब बिहार में बात आती है तो ये कहाँ से हुई? देवघर से हुई थी सर, ये पहले, जो अब झारखंड का हिस्सा है, लेकिन पहले यहाँ का एक रोहिणी नाम का गांव है, वहां से हुई थी। और बाद में बाबू कुंवर सिंह की लीडरशिप में यहाँ पर क्रांति हुई। यहाँ पर शुरुआत जो हुई है बिहार में वो देवघर से हुई है। 2001 से 2011 में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई बिहार के अंदर? मैंने अभी अभी आपको बताया बिहार सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि के मामले में छठे नंबर पर रहा 2011 के अंदर, और बिहार की कुल आबादी में लगभग 25.4% की आबादी बढ़ गई थी। बिहार में झारखंड राज्य के निर्माण करने के बाद विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई याद रखना। सर जब बिहार से झारखंड राज्य नहीं बना था, जब बिहार में से झारखंड राज्य अलग राज्य नहीं बना था, याद रखना, उस समय जो बिहार में जो संस्था हुआ करती थी और बिहार में जो विधानसभा की सीटें हुआ करती थी एक्चुअल में वो 325 हुआ करती थी, लेकिन वो 325 सीटों को घटाकर यहां पर कितना कर दिया गया? 243 कर दिया गया। मेरी बात ध्यान रखना, 243 कर दिया गया सर, 243 अब कर दिया, पहले 325 थी। पावापुरी, जहां पर मैंने आपको बताया कि हमारे जो भगवान महावीर हैं उनकी जो मोक्ष की प्राप्ति हुई है, निर्वाणा प्राप्त हुआ है, तो आप मुझे बताएं बिहार में ये पावापुरी नाम की जो जगह पड़ती है बिहार में, वो कौन सी जगह पर आती है, कौन से राज्य में आती है? तो पावापुरी नाम की जो जगह आती है बिहार के, वो नालंदा में आती है भाई। बिहार में सबसे ज्यादा पतझड़ वाले वन कहां पर होंगे? सबसे ज्यादा पतझड़ वाले वन कहां पर होंगे ये याद करना है भाई। सबसे ज्यादा वनों की संख्या मैंने बताया कैमूर जिले में आती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पतझड़ वाले वन है वो पश्चिमी चंपारण यानी बिहार के उत्तरी क्षेत्र में आते हैं। बिहार में अंत्योदय अन्न योजना चलाई जा रही है। अंत्योदय कहते हैं बहुत गरीब लोगों को, और उस अन्न योजना के तहत बिहार में नहीं पूरे भारत में योजना चलती है, गरीब लोगों को सस्ते रेट में अनाज दिया जाता है। गेहूं, चावल, चीनी, दाल, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सस्ते रेट पर मिलती हैं, जिनमें मुख्य तौर पर गेहूं और चावल जो हैं ये सस्ता करके दिया जाता है गरीब परिवारों को, उसे कहते हैं अंत्योदय अन्न योजना। इस क्वेश्चन को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 1956 में बिहार विधानसभा के लिए कितनी सीटों की संख्या रखी गई थी? मैंने आपको बताया बिहार की विधानसभा में जो सीटें हुआ करती थी, जो इसके सदस्यों की संख्या हुआ करती थी एक्चुअल में पहले, वो कितनी थी आपके पास, लेकिन बाद में ये संख्या बदल दी गई
और बिहार विधानसभा के बारे में बात कर रहे हैं सर, तो मैंने आपको बताया 325 सीट हुआ करती थी, और उन 325 में से अब जो होती हैं वो हमारे पास 243 होती हैं। तो पहले कितनी होती थी? 325 होती थी, लेकिन अब कितनी होती हैं सर? तो अब जो होती हैं वो 243 होती है। पहले 325 थी, जब तक झारखंड नहीं बना था, है ना, तब तक 325 थी, वो बाद में बदल गया था, याद रखना। बिहार के बजट में कितना घाटा रहेगा 2022-23 या 2023-24 की अगर हम बात करें, इस सवाल को अगर मैं बदल कर 2023-24 का बजट कर दूं और यहां पर पूछूं आपसे कि इस बार राज्य का जीएसडीपी का जो घाटा रहेगा वो लगभग कितना परसेंट रहेगा, तो आप कहोगे सर इस बार जीडीपी का लगभग 3% जो होगा वो बिहार में घाटा रहेगा। इतना सरकार को उधार लेना पड़ेगा बजट पूरा करने के लिए। बिहार राज्य का जो विधानमंडल है उसकी प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल, ये पॉलिटी का एक सवाल है। ये जो समितियां होंगी बिहार की, ये पॉलिटी में एक सवाल आएगा। बिहार की लोक लेखा समिति, बिहार की प्राक्कलन समिति, तो ये सवाल आप बिहार की पॉलिटी में पढ़ेंगे भाई, यानी पॉलिटी की क्लास में कवर करेंगे, और वो सारे राज्यों के लिए एक होगा। इसको मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसका सही आंसर एग्जैक्टली पता नहीं है, इसलिए बेहतर है कि उसको छोड़ दिया जाए, या फिर उसको आप ढूंढ लें, गलत नहीं होना चाहिए, बस याद रखो। सरकार द्वारा एक युक्ति योजना लाई गई थी, इसका संबंध किससे होगा? क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा ये। और बिहार की जो युक्ति योजना लाई गई थी, याद रखना, जो गर्भपात से संबंधित है कि सिक्योर्ड, जो यहाँ पर गर्भपात होना चाहिए, जो डिलीवरी होनी चाहिए वो सिक्योर तरीके से होनी चाहिए, इसके लिए सरकार ने युक्ति योजना शुरू की थी। बिहार में लगभग कितनी कृषि विपणन समितियां यानी कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कमिटीज जो हैं वो बिहार में आती हैं? और ये सवाल बिहार के कांस्टेबल में पूछा हुआ है, और इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को यहां पर लाए कि बिहार में लगभग 2016-17 के समय और अभी भी लगभग 550 के आसपास यहां पर समितियां होंगी। 525, 555, 80 और 525 के नियर बाई होंगी। लेकिन एक बार इस सवाल में हम वेरीफाई कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा कि अब 2023-24 चल रहा है सर, इसमें कि कुछ समितियों की संख्या घट गई या बढ़ गई। ये वैसे बिहार कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है 2016-17 के आधार पर। तो अभी तक आपने 100 सवाल कर लिए, लेकिन अभी भी आप जानते हैं इस फाइल में 50 सवाल बाकी हैं। मेरी बात समझना, अभी इसमें 50 सवाल बाकी हैं। मैं उसको दिखा देता हूं, आप आराम से जब कर लीजिएगा, एक एक करके समझिएगा। वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है भाई? भाई अगर आप थक जाओगे इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। बिहार में बिहार विधान परिषद जो है हमारा, उसका अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना सर, ये क्योंकि ऑप्शन जो आते हैं वो पुराने ऑप्शन हैं। जब ये सवाल आया एग्जाम के अंदर, मैंने कहा ना सारे क्वेश्चन एग्जाम में लाए गए, तो अभी उसका राइट आंसर होगा देवेंद्र चंद्र ठाकुर। देवेश चंद्र ठाकुर जो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवेश चंद्र ठाकुर जो होंगे वो बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष होंगे। बिहार की लोक लेखा समिति, मैंने कहा देखो लोक लेखा हो या प्राक्कलन समिति, ये बिहार, ये पॉलिटी का हिस्सा है, वो आप छोड़ देंगे। पहली बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? भाई थकावट मुझे भी, आप जानते हैं सुबह 6:15 पे मैं क्लास लेना शुरू करता हूं, और जब मैं सुबह 6:15 पे क्लास लेता हूं ना, तो यकीन मानिए मुझे लगभग सुबह 4:30 बजे उठना पड़ता है। उसके बाद फ्रेश होना पड़ता है, करंट अफेयर तैयार करनी पड़ती है, और 6:15 बजे क्लास के लिए लाइव आना पड़ता है। और 6:15 बजे के बाद इस समय आप देख रहे हैं रात के लगभग 9:30 बज रहे हैं, और पूरे दिन की क्लास हो चुकी है, ऑनलाइन क्लास हो चुकी है, ऑफलाइन क्लास हो चुकी है। लेकिन फिर भी देखो, अगर आप थक जाओगे, अगर आप हार मान लोगे, तो फिर आपको हराने के लिए किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद हार चुके हो भाई। तो आप जैसे करोड़ों लोग तैयारी कर रहे हैं भाई, और आपको कोशिश करनी है। आप देख रहे हैं मेरे आवाज में भी उतना वो बात नहीं है अब यहाँ पर। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई अब रात हो चुकी है भाई, पूरा दिन पढ़ने के बाद, है ना, ऑनलाइन के बाद आप जानते हैं कितनी थकावट रहती है, फिर ऑफलाइन जाकर कराना, फिर आना वापस, फिर ऑनलाइन कराना। लेकिन जब वादा किया था तो वादा तो निभाना पड़ेगा हमें कि शनिवार को 150 क्वेश्चन करने हैं। तो आप जानते हो ये 22वें मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर बने। तो भाई थकावट को दूर कर लीजिए, थोड़ा सा कंटिन्यू करिए क्लास को, कोशिश करिए भाई यहाँ पर, क्योंकि मैं दोबारा से इतना टाइम निकाल कर, एक हफ्ते की मेहनत के बाद फाइल बनती है ये, इतना टाइम नहीं होता ना बार बार करने का, एक बार कर लीजिए।
तो जमशेद जी टाटा जी ने जो टिस्को कंपनी लगाई थी बिहार में, जो अब झारखंड वाले हिस्से में पहुंच गई है सर, जो स्वर्ण रेखा रिवर के तट पर है, जिसे अब जमशेद जी टाटा जी के नाम पर जानते हो सर, ये बिहार के साक्षी में लगाई गई थी, लेकिन अब ये झारखंड वाले हिस्से में पहुंच गया है। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में प्रसिद्ध है? आप जानते हैं सर, मधुबनी लोक चित्र जो है वो बिहार राज्य में आती है, और ये बिहार में पूछा गया, जो बिहार राज्य की एक चित्रकला होगी। राजचंद्र माही, राजचंद्र नहीं होंगे, मुझे लगता है कि सवाल में कुछ गड़बड़ किया गया, रामचंद्र मांझी होंगे या राजचंद्र मांझी होंगे, ध्यान रखना। तो बिहार में मांझी नाम के जो व्यक्ति हैं, जो कि लोक नृत्य से संबंधित है, जिनको पद्मश्री मिल चुका है, मेरे हिसाब से इनका नाम रामचंद्र मांझी होगा, और इनको मिला है लोक नृत्य में पद्मश्री अवार्ड। और यहाँ पर एक डांस होता है बिहार का, लोआंडा डांस के नाम से, लौंडा या लुआंडा, और उस डांस को इन्होंने वर्ल्ड लेवल पर पहुंचाया, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया। बिहार का जलालगढ़ किला किस जगह पर पड़ता है? किस जगह पर स्थित है बताना है मुझे, ये पूछा गया है, जलालगढ़ किला कहाँ पर होगा। देखो, अगर मैं बिहार के सारे किलों और जिलों के बारे में बात करूं आपसे, तो शेर शाह सूरी का जो टॉम्ब है वो सासाराम में है, अलावल खान का जो टॉम्ब है वो भी सासाराम में है, शेरगढ़ फोर्ट जो है वो रोहतास में है, रोहतास फोर्ट तो रोहतास में ही होगा, जलालगढ़ फोर्ट जो है वो पूर्णिया में, जो हमसे पूछा गया है सवाल में। इसके अलावा रामबाग फोर्ट दरभंगा में है, बक्सर फोर्ट बक्सर में है, अजात शत्रु का जो है वो राजगीर में है, दाऊद खान का फोर्ट औरंगाबाद में है, महमूद शाह का टॉम्ब भागलपुर में है, जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह का है, और याद रखना यहाँ नवरत्नगढ़ जो फोर्ट है वो बक्सर में है। आपको क्लास के क्वेश्चन के साथ इतना कंटेंट अगर मिल रहा है ना, ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है सर। तो जलालगढ़ फोर्ट के नाम से जो बना हुआ है वो बिहार के पूर्णिया में बना है, हमें यहाँ से 1 पॉइंट मिल गया। लेकिन इस पॉइंट के साथ हमें सर 10 पॉइंट और मिल गए कम से कम, कि बिहार का कौन सा फोर्ट कहाँ बना हुआ है। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था, यानी उत्तरी बिहार को पहले क्या कहा जाता था? तो उत्तरी बिहार को पहले वजी कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम विहार रखा गया, जो बाद में बिहार हो गया। राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए बिहार से हो, क्योंकि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें आती हैं? बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें आती हैं। राज्यसभा का जो चुनाव लड़ा जाता है उसके लिए मिनिमम एज 30 साल की, और लोकसभा का चुनाव हो तो उसके लिए मिनिमम एज जो होगी वो 25 साल की होगी। तो राज्यसभा में चुनाव की मिनिमम एज 30 साल होती है। राजेंद्र सेतु बिहार में कहां पर बना हुआ है बताइए? तो राजेंद्र सेतु बिहार में पटना के पास बना है, मोकामा में। और राजेंद्र सेतु जो बना है वो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ एक पुल है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है? बिहार में जो बच्चों की मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर, वो लगभग कितनी आ चुकी है, आपको ये बताना है। तो बिहार में, क्योंकि ये संख्या जो है वो लगातार बदलती रहती है, एग्जैक्टली प्रेजेंट डे में, इसका मतलब ये है कि अगर बिहार में 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, तो वो बच्चे जो 1 साल के अंदर निधन हो जाता है जिन बच्चों का, उसे कहा जाता है शिशु मृत्यु दर के हिसाब से। बिहार के कितने % भाग पर बहुत ज्यादा हाईली डेंसिटी वाले फॉरेस्ट है? हाईली डेंस यानी बहुत ज्यादा, बस पेड़ ही पेड़ है उस एरिया में, और इसे अति सघन कहा जाता है। जबकि पूरे बिहार में मात्र 0. ये ऑप्शन में गड़बड़ कर दिए, 0.35। बिहार में लगभग 0.35% एरिया ही ऐसा है जहां बहुत ज्यादा घने हैं। वैसे बिहार में फॉरेस्ट की बात करें तो लगभग 8% में आते हैं बिहार के अंदर। बिहार में कोई अगर अंतर जातीय विवाह करता है, यानी इंटरकास्ट मैरिज, अगर कोई करेगा यहां पर, तो याद रखना सर, एक जाति का दूसरी जाति में इंटरकास्ट मैरिज करेगा, 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा यहां पर, मैं इसे कर देता हूं ठीक। सर कितने रुपए मिलेंगे? 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे इंटरकास्ट मैरिज करने पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कहां पर हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको देश रत्न कहा गया, और ये जो हैं भारत के पहले राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जो जन्म स्थल आता है वर्तमान समय में कहां पर आता है? याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर का जो है उनका जन्म बेगूसराय में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था, सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म आरा में हुआ था, शेर शाह सूरी का जन्म सासाराम में हुआ था, भगवान महावीर का जन्म जो है वो गड़बड़ कर दिया इसने, अच्छा, तो भगवान महावीर का जन्म जो है वो वैशाली में, और उनकी जो मृत्यु है वो पावापुरी में
नालंदा जिले में आता है, वहां पर हुई थी। लेकिन सवाल में पूछा है कि इनका जिला इनका जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं हमारे, उनका कहाँ पर हुआ था भाई। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में क्या याद है आपको, वो बताएंगे मुझे। चलिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनका जी हाँ सीवान जिले में हुआ था। बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस मनाती है। किस महान शहीद की श्रद्धांजलि को यहाँ पर समर्पित होता है ये। तो कौन सा शहीद है बिहार का जिसके जन्म विजय दिवस मनाती है बिहार की सरकार हर साल 23 अप्रैल को। तो 23 अप्रैल को यहाँ पर बिहार सरकार जो होगी वो शहीद दिवस, विजय दिवस मनाएगी। चलिए भाई बताइए मुझे। तो आप जानते हैं सर, ये वीर कुंवर सिंह, जिनको बाबू जी का टाइटल दिया गया, बाबू कुंवर सिंह का टाइटल दिया गया, वो था। बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात किस धर्म के लोगों का है। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात जो है बिहार में वो किस धर्म के लोगों का है। और ये पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं। बिहार के अलावा पूरे भारत की अगर हम बात करें सर, तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात जैन धर्म के लोगों का होगा, पूरे भारत में भी और बिहार में भी। बोध गया में जो बुद्ध मंदिर बनवाए गए थे वो किसने बनवाए थे। बोध गया के अंदर जो बुद्ध मंदिर बनवाए गए, बुद्ध मंदिरों को बनवाया गया, बुद्धिस्ट मंदिरों को, वो किसके द्वारा बनवाया गया था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम या फिर स्कंदगुप्त के द्वारा। तो यहां पर किसके द्वारा बनवाए गए बोध गया में बौद्ध मंदिर जो होंगे। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को देखेंगे, बिल्कुल आंसर करेंगे इसके बारे में। जो भी बनाए गए सारे वो याद रखेंगे। अच्छा, बिहार में ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लैक पैंथर। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर चलाया गया था बिहार में। और ये ऑपरेशन ब्लैक पैंथर किस लिए चलाया गया था। देखो, मैंने आपको बताया है क्लास के दौरान कि जितने भी ऑपरेशन चलाए गए, ऑपरेशन दशक चलाया गया, ऑपरेशन कॉम्बिंग, ऑपरेशन धनवंतरी चलाया गया था, ऑपरेशन टोडरमल, ऑपरेशन सिद्धार्थ, ऑपरेशन ब्लैक पैंथर। एक्चुअली जो पश्चिमी चंपारण में डाकू और नक्सलवादी हैं उनको समाप्त करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन मुदगल, चाणक्य, प्रहार, कोबरा, मानसून, चारा, उजाला, इतने सारे मैं आपको एक साथ देने वाला हूं यहां पर, जिसे आप पढ़ेंगे और आसानी से याद करेंगे सर। तो यहां पर जो चलाया गया था बिहार के अंदर, जो ऑपरेशन चलाया गया ब्लैक पैंथर के नाम से, ये किस लिए था आप कहोगे सर। जो पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र में जो डाकू की समस्या चल रही थी, डाकू और जो नक्सलवादियों की समस्या थी, उसे दूर करने के लिए। बिहार में गांधी सेतु जो बना हुआ है वो कहां पर बना हुआ है। बिहार के अंदर जो गांधी सेतु बना है वो कहां पर होगा भाई। चलिए बताइए मुझे, बिहार में जो गांधी सेतु होगा ये कहां पर होगा। तो याद रखना, पटना और वैशाली को गंगा नदी पर जोड़ता है, तो पटना में बना हुआ है सर गांधी सेतु। बिहार में कौन सा पटना में शोध संस्थान नहीं है ये बताना है। इसमें कौन सा शोध संस्थान जो है वो बिहार में नहीं आता है। तो याद रखना, बिहार में जो चावल विकास अनुसंधान संस्थान है, जो चावल के लिए बना है हमारे पास, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट बना है, ये हमारे पास बिहार में नहीं पटना में नहीं आता। बाकी सारे आपके पास पटना में आते हैं। ये सारे मैंने बताया आपको कौन कौन से पटना में आते हैं, दरभंगा में आते हैं, मुजफ्फरपुर में आते हैं। कौन सा रिसर्च सेंटर कहां बना है वो आपको याद करना है भाई। सारी एकेडमी याद रखनी है। इसके बाद जगजीवन राम जी को क्या जाना जाता है, आप जानते हैं सर, जगजीवन राम जी को बाबूजी की उपाधि दी गई है। बिहार के संविधान सभा के अंतरिम राष्ट्रपति जो बनाए गए थे वो बिहार के कौन से नेता बनाए गए थे। संविधान सभा के द्वारा अंतरिम राष्ट्रपति सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, जो कि बिहार से आते हैं। ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में क्यों लाया गया, अभी मैंने आपको बताया। जो ऑपरेशन धनवंतरी लाया गया बिहार में वो नकली दवाओं को रोकने के लिए लाया गया था सर, ये क्लास में पढ़ाते हैं बिल्कुल। और ब्लैक पैंथर जो पश्चिमी चंपारण के माफियाओं के लिए, चारा घोटाले वाले लोगों को पकड़ने के लिए था। ऑपरेशन चाणक्य शुरू किया गया था किस लिए। तो देखो अभी आपने याद किया है सर, यहां पर आपने सारे बताया और उसमें ऑपरेशन चाणक्य भी बताया है। देखो ये रहा
जो मिलावट वाला सामान है उसके मिलावट वाले सामान को पकड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, ताकि जो आवश्यक वस्तुएं उसमें मिलावट खत्म कर दी जाए। बिहार महिला आयोग का मुख्यालय कहां बना है, याद रखो, तो बिहार का महिला आयोग का मुख्यालय बना है पटना के अंदर। एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान शहर कहां पर होगा? एपीजे अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन कहलाते हैं भारत के, इनके नाम पर एक साइंस सिटी बनाई जा रही है बिहार में, और ये बिहार के पटना में होगी। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी होगी। बिहार का हस्तशिल्प संग्रहालय यानी हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम बिहार में कहां पर होगा? बिहार का हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम कहां पर होगा? तो याद रखो, ये पटना में होगा मेरे भाई। हर खेत पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है सरकार ने, कि हर खेत में पानी होगा, कोई एड्स का बीमार नहीं होगा, कोई टीबी का बीमार नहीं होगा, कोई हेपेटाइटिस का बीमार नहीं होगा, और यहाँ पर 100% साक्षरता दर होगी, सबके लक्ष्य रखे गए, उत्सर्जन होगा। तो यहाँ पर 2025 तक सरकार ने कहा हर खेत में पानी पहुंचाया जाएगा। चक्र ऐप लॉन्च किया गया बिहार में किसके द्वारा, और उसको अवार्ड मिला है, चक्र ऐप लॉन्च किया गया जो, तो बिहार का जो चक्र ऐप अवार्ड विजेता रह चुका है, ये बिहार पुलिस का है सर यहाँ पर, और बिहार पुलिस ने इसमें सभी क्रिमिनल का डेटाबेस तैयार करा हुआ है, बिहार पुलिस का होगा। ताल मिट्टी किस रंग की होती है बताना है, ताल मिट्टी, ताल सॉइल जो है वो किस रंग की मिट्टी होगी यहाँ पर। और चलिए मेरे भाई याद रखना तौकीर, चलिए भाई तो याद रखना सर, यहां पर जो एक ग्रे कलर की जो मिट्टी होगी हमारी, उसको ताल मिट्टी कहा जाता है, बिहार में मिलेगी। मुंडा और ओरांव जनजाति के द्वारा बिहार में फसल बुआई के समय जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य होता है? मुंडा जाति जो झारखंड में हो गई है मुख्यतः, ओरांव जनजाति के द्वारा सर उसे कर्मा डांस कहा जाता है बिहार के अंदर। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का जो स्टेट बर्ड है वो कौन सा होगा? तो आप जानते हैं बिहार में गौरैया को राजकीय पक्षी का दर्जा मिला हुआ है। बिहार के कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, याद रखना, तो बिहार के मैंने बताया 8 उत्तर प्रदेश से, 8 झारखंड से, 7 नेपाल से और 3 बंगाल से, तो बिहार के 8 जिलों की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से। बिहार में सबसे कौन सा जिला सबसे गर्म जिला है? बिहार का हॉटेस्ट कौन सा होगा सर? 42 को एक बार क्रॉस चेक करें, वो कर दिया क्रॉस चेक, और उसका सही जवाब मैंने बताया पूर्णिया होगा, दुर्गा प्रसाद, कर दिया मैंने वो सवाल आपका ठीक। तो आप कहोगे सबसे गर्म जो है बिहार में हॉटेस्ट प्लेस वो गया में होगा। रामविलास पासवान जी ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत जो की थी, रामविलास पासवान जो जनता दल के थे, और फिलहाल आप जानते हैं इनकी जो रामविलास पासवान जिनको जो लोग चिराग पासवान को अपनी पार्टी देकर गए, बेसिकली आप कहोगे सर इन्होंने शुरुआत जो की थी यहाँ पे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के रूप में की थी, और बाद में इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति हैं, बिहार के सिवान में जन्म हुआ, किसे पाकिस्तान का जन्मदाता मानते हैं? क्योंकि उनके हिसाब से लॉर्ड मिंटो के द्वारा जो मुसलमानों को अलग अधिकार दिए गए थे, वहीं से नींव पड़ गई थी पाकिस्तान के बनने की, और लॉर्ड मिंटो को मानते हैं कि वो जन्मदाता रहे। चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था, चंपारण आंदोलन नील किसानों के लिए, तो चंपारण के सत्याग्रह में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? किसने बुलाया था गांधी जी को आने के लिए? तो यहां पर थे राजकुमार शुक्ल। और आप जानते हैं बिहार में चंपारण सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, 1917 में हुआ था, और यहां पर नील के किसानों के विरुद्ध जो शोषण होता था उसके लिए आवाज उठाई गई थी। भागलपुर में जो नमक सत्याग्रह हुआ था, सॉल्ट, जो 1930 के करीब यहां पर नमक सत्याग्रह हुआ था, जिसे यहां पर दांडी मार्च किया गया था गुजरात के पास में 1930 में, महादेव लाल सराफ नाम के जो व्यक्ति उनको इस नमक सत्याग्रह का अध्यक्ष बनाया गया था। बिहार में सूर्य मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है? बिहार का सूर्य मंदिर जो होगा मेरे भाई वो बताओ कहां पर होगा? ये क्वेश्चन अब लास्ट बचे, मैं एंड करा रहा हूं आपको आज की क्लास का, तो ये 150 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं बस हर हाल में। और ये मैंने कहा ना सारे एग्जाम के बेहतरीन सवाल को लाया हूं मैं ढूंढ कर। तो बिहार का जो सन टेम्पल जो सूर्य मंदिर है वो बिहार में कहां पर होगा वो बताएं भाई। तो ये देव नाम की जगह पड़ती है सर औरंगाबाद में। बिहार के औरंगाबाद में एक देव नाम की जगह पड़ती है सर, ये भी पूछ सकता है कहां पर, तो औरंगाबाद में होगा। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था?
कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन बिहार में, जो पहला अधिवेशन कांग्रेस का 1912 में हुआ था, 1912 में हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन, वो पटना में हुआ था। बिहार के अंदर पहला अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, वो पटना में हुआ था। सुनंदनी कार्यक्रम का संबंध किससे है, याद रखना, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं बिहार के अंदर, जो आशा वर्कर हैं और आंगनवाड़ी में काम करने वाली कार्यकर्ता, उनको बेहतर करने के लिए, उनको और ज्यादा स्किल्ड करने के लिए सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया था सुनंदनी कार्यक्रम के नाम से। बिहार में कौन सा जोड़ा सही मैच नहीं करता, तो आपको देखो सही है, यहां पर याद करना, सही है याद करो। तो बिहार में कहां पर क्या चीज मिलती है, याद रखना, तो माइका जो है वो भागलपुर में नहीं मिलता है सर, वो नवादा में मिलता है। तो यहां पर सवाल इस तरीके के भी पूछे जाएंगे, क्या जोड़ा सही है या गलत, तो कौन सी चीज कहां पर मिलेगी। लाइमस्टोन को हिंदी में कहते हैं चूना पत्थर, जो होगा वो कहां मिलेगा। और आपको याद रखना है बिहार में जो चीजें मिलेंगी सर, ये जो चूना पत्थर के नाम से जिसे लाइमस्टोन कहा जाता है, ये बिहार में जो मिलेगा वो रोहतास में मिलेगा। इस हिसाब से ये भी गलत है आपके पास, और आपके पास ये भी गलत हो जाएगा। तो ये याद रखना है भाई, क्या सही है और क्या गलत होगा। बिहार में सबसे ज्यादा माइका यानी अभ्रक जो है उसका भंडार कहाँ मिलता है, देखो मैंने अभी अभी आपको बताया, सबसे ज्यादा जो माइका यानी अभ्रक है इसका भंडार आपको कहां पर मिलेगा, तो माइका का सबसे ज्यादा जो भंडार मिलेगा वो नवादा में मिलेगा। कहां पर मिलेगा, नवादा में मिलेगा। तो यहां पर हम एक ऑप्शन चेंज कर देते हैं सर, सबसे ज्यादा जो माइका होगा यानी अभ्रक होगा वो नवादा जिले में मिलेगा। बिहार में कितनी % भूमि क्षेत्र जो है वो संचित वर्ग में आती है सर, बिल्कुल इकोनॉमिक्स पर मैं कल लेकर आऊंगा क्लास। मैं आपको बता दूं सभी को कि कल इकोनॉमिक्स की क्लास लेकर आऊंगा, और बिहार का लगभग 57% एरिया जो है वो सिंचित क्षेत्र में आता है, और इसमें सबसे ज्यादा जो होगा वो ट्यूबवेल से होगा। सबसे ज्यादा सिंचाई होगी बिहार में वो कहां से होगी, वो ट्यूबवेल से होगी। 57% बिहार का जो है वो क्षेत्र कवर होता है। चावल के बाद बिहार की सबसे बड़ी फसल कौन सी है, याद रखना, मुख्य तौर पे बिहार की 3 फसलें सबसे बड़ी हैं, चावल, गेहूं और मक्का के नाम से, याद रखना, मेज। तो चावल के बाद बिहार की दूसरी सबसे बड़ी फसल जो होगी वो गेहूं होगी। दूसरी सबसे बड़ी फसल जो होगी वो गेहूं होगी। बिहार के चंपारण में, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में कौन सी मिट्टी मिलती है, याद रखना। तो यहां पर मिट्टी का भी सवाल आ सकता है आपके पास, और देखो आया हुआ है ये कि बिहार में जो मिट्टी मिलती है यहाँ पर मुजफ्फरपुर दरभंगा वाले जिले में, चंपारण वाले जिले में, इसका नाम क्या होगा सर। देखो यहाँ पर 2 प्रकार की मिट्टियां हैं अलग अलग, याद रखना सर। जो नवीन जलोढ़क है, जो मिट्टी है यहाँ पर, इसको क्या कहा जाता है, खादर। इस मिट्टी को खादर कहा जाता है। और जो इसके अलावा जो ये प्राचीन है इसका नाम है बागर। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से पढ़ा हुआ है क्लास में कि सर एक खादर और एक बांगर नाम की मिट्टी रहती है बिहार में, और उसके अलावा भी कई प्रकार की मिट्टी है, ताल मिट्टी है, याद रखना, लाल मिट्टी भी आती है बिहार में, रेड सॉइल भी आती है। बिहार में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कौन से राज्य में, जिले में होता है, तो याद रखना सारे राज्यों में तुलना करें तो बंगाल में जूट का उत्पादन ज्यादा होगा, लेकिन अगर राज्य के अंदर बात करें तो पूर्णिया जिले में जो होगा वो जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होगा। बिहार के किस जिले में पीडमोट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, पीडमोट स्वैम्प मिट्टी जो कि एक चिकनी मिट्टी के जैसी होगी, और ये बिहार के अंदर कहां पर होगी, तो ये पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र में बिहार में ये मिट्टी मिल जाएगी। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, राजकीय पेड़ कौन सा है, याद रखना बिहार में पीपल का जो पेड़ होगा वो राजकीय वृक्ष माना जाएगा। और अगर पूछे कि बिहार का राजकीय पुष्प यानी फूल कौन सा है, तो बिहार के अंदर जो गेंदे का फूल होगा वो राजकीय पुष्प कहा जाएगा, राजकीय फूल कहा जाएगा। ये 150 क्वेश्चन देखो मैं लेकर आया था, और इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी एग्जाम में ना पूछा गया हो। हमने यहां पर लगभग बिहार कांस्टेबल में आने वाला हर बिहार जीके का सवाल किया है, बीपीएससी में आने वाले लगभग बिहार जीके के सवालों को ऐड करा इसके अंदर। इसके अलावा बिहार के जो डिफरेंट एग्जाम रहते हैं स्टेट के, उनके क्वेश्चनों को पुट करा है। अगर आपको यहां पर लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत आसान है, तो यकीन मानिए इतने ही आसान सवाल आपके बिहार के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं पर ये सवाल आपके बनाए गए। लेकिन कल बिहार की इकोनॉमी पर मैं क्लास लेकर आऊंगा, बिहार की टीचिंग के लिए या बिहार की कांस्टेबल के लिए। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं थोड़ी सी यहाँ पर,
टीचिंग में तो इकोनॉमिक्स का कंटेंट नहीं है वैसे, लेकिन कांस्टेबल के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो कल एग्जाम ज्ञान बाई राशिद सर यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर मैं उसकी क्लास लेकर आऊँगा इकोनॉमिक्स की, एक मास्टर क्लास होगी और उस एक मास्टर क्लास में हम सारे क्वेश्चनों को कवर अप करने वाले हैं। होपफुली बात आप समझ में आ गई होगी, प्रैक्टिस आपने कर ली होगी और कुछ भी जानकारी होगी वो मैं आपको क्लास में आकर दूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। इसकी पीडीएफ जो मिलेगी आपको, इस क्लास की पीडीएफ जो मिलेगी, इन 150 सवालों की जो पीडीएफ मिलेगी वो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, या फिर आप उसको मेरे चैनल पर आओगे तो वहां भी मिल जाएगी आपको। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको हर जगह और कैरियर विल ऐप पर में भी मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।